V65 अध्याय 641 स्काई सिटी का प्रथम श्रेणी 4 क्रिएशन मास्टर। मास्टर होंग शेन के शब्दों ने शिन यंग को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। यद्यपि झांग शियाओबाई महत्वपूर्ण क्षणों में विश्वसनीय था, लेकिन यह मामला सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब की मुख्य टीम के मेंगजू से जुड़ा था। झांग शियाओबाई को ऐसी घटना के दौरान ज्यादा योगदान नहीं देना चाहिए था। जब उन्होंने शिन यंग से बात कर ली तो मास्टर होंग शेन लू पिनरू के पास गए और कहा, क्या आपकी आत्मा किसी भी तरह से अजीब महसूस कर रही है? मास्टर होंग शेन ने लू पिनरू को ईर्ष्या भरी नज़र से देखा। चूंकि लू पिनरू ने अपनी सभी 5 इंद्रियां खो दी थीं, इसलिए वह यह निर्धारित करने में असमर्थ थी कि उसकी आत्मा पूरी तरह से ठीक हो गई है या नहीं। इस प्रकार जब लिन युआन लू पिनरू का इलाज कर रहा था तो उसने कोल्ड स्नो पाइन राल की मात्रा का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा था। उसने लू पिनरू की आत्मा की चोट को पूरी तरह से ठीक करने के लिए कोल्ड स्नो पाइन राल की एक महत्वपूर्ण मात्रा का इस्तेमाल किया था। मास्टर होंग शेन का मानना था कि लू पिनरू की आत्मा की चोट गंभीर नहीं थी। इसकी तुलना उसकी आत्मा की चोट से नहीं की जा सकती थी जो उसे 15 सालों से परेशान कर रही थी। हालांकि लिन युआन ने उस पर उससे कहीं अधिक कोल्ड स्नो पाइन राल का इस्तेमाल किया था। इस प्रकार मास्टर होंग शेन ईर्ष्या महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। लू पिनरू को जब होश आया तो उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसे लगातार कुछ मिल रहा हो। उसे अभी भी याद है कि जब उसे सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब के लीडर के सोल शैटरिंग हेजहॉग के हमले का सामना करना पड़ा था तो उसे कैसा महसूस हुआ था। उसकी शक्ति को देखते हुए उसकी आत्मा को चोट पहुंचनी चाहिए थी। हालांकि उसे अपनी आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि वह पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रही थी। जब मास्टर होंग शेन ने लू पिनरू की अभिव्यक्ति देखी तो उन्हें पता चला कि उसकी आत्मा कोल्ड स्नो पाइन राल के पोषण से मजबूत हो गई थी। उसकी आत्मा के सशक्त होने से उसकी इच्छाशक्ति रून को समझने की संभावना भी बढ़ गई। मास्टर होंग शेन ने आह भरते हुए कहा, पिंगरू, तुम बाद में लिन युआन को ठीक से धन्यवाद देना। मैं तुम्हारी दोस्ती से ईर्ष्या करता हूँ। लिन युआन तुम्हारी आत्मा की चोट का इलाज करने के लिए एक सुज़ेनफे से आध्यात्मिक तत्व का उपयोग करने के लिए भी तैयार था। उनके शब्दों ने भ्रमित शिन यंग, लू पिनरू और तान रैन की स्थिति स्पष्ट कर दी। अब उन्हें पता चल गया था कि झांग शियाओबाई ने मदद के लिए लिन युआन से संपर्क किया था। हालांकि जब उन्होंने एक सुज़ेनफे से आध्यात्मिक घटक के बारे में सुना तो वे तीनों बहुत हैरान हो गए। एक साथ उन सभी पर गर्मजोशी की लहर छा गई। सुज़ेनफेयस से प्राप्त आध्यात्मिक सामग्रियां अमूल्य थीं, फिर भी लिन युआन ने उन्हें अमूल्य से भी अधिक मूल्यवान समझा था। मास्टर होंग शेन ने आधे अधूरे उपचार केंद्र का निरीक्षण किया और कहा, आप तीनों अब रोगी नहीं हैं। उपचार केंद्र को साफ करने में मेरी मदद करें। आपको अपने परियों को भी अपने आध्यात्मिक स्थानिक क्षेत्रों में वापस लाना चाहिए। शिन यंग, आपकी गोल्ड स्विफ्ट कैट ने पहले ही मेरी 2 कुर्सियों को खरोंच दिया है। मैं जाकर आपके शरीर को मजबूत करने के लिए कुछ पौष्टिक आध्यात्मिक तरल पदार्थ बनाऊंगा। मास्टर होंग शेन प्रजनन कक्ष में चले गए जिसे उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था। उन्हें प्रजनन कक्ष में इतनी साफ सफाई रखने की आदत नहीं थी और उन्हें लगा कि इसकी पहले की अव्यवस्थित स्थिति ही अधिक आरामदायक थी। मास्टर होंग शेन ने अपनी कलाई पर लगे फे भंडारण बॉक्स से कुछ बुनियादी पौष्टिक आध्यात्मिक सामग्री निकाली और एक पौष्टिक आध्यात्मिक तरल पदार्थ तैयार करना शुरू किया जिसे एक श्रेणी एक सृजन मास्टर भी बना सकता था। जब वह अपनी आत्मा क्यूई प्रसारित कर रहा था, मास्टर होंग शेन ने अपनी आत्मा की गहराई में कुछ बदलाव महसूस किया। अचानक उसकी आत्मा की शक्ति उसकी आत्मा क्यूई के साथ मिश्रित हो गई और आत्मा द्रव में प्रवेश कर गई। कुछ ही देर बाद उसकी आत्मा ने गति करना बंद कर दिया और वह आत्मिक द्रव और अपने हाथों के बीच देखने लगा। उसके चेहरे पर एक दांतेदार मुस्कान फैल गई और उसके चेहरे पर आंसू की 2 बड़ी बूंदें लुढ़क गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे इतनी जल्दी आशीर्वाद मिल गया। जिस दिन वह 15 साल के दर्द से मुक्त हुआ, वह वास्तव में क्लास 4 क्रिएशन मास्टर बन गया। पिछले 15 सालों में जमा हुई भावनाओं ने उसे अभिभूत कर दिया। वह न केवल शक्ति में वृद्धि के बारे में खुश था, बल्कि वह लिन युआन के प्रति और भी अधिक आभारी था। यदि लिन युआन न होता तो उसकी आत्मा कभी ठीक नहीं हो पाती। वह अब जो 4थी श्रेणी का सृजन मास्टर है, वह भी नहीं होता और खुशी के आंसू नहीं रो रहा होता। मास्टर होंग शेन ने अपने आंसू पोंछे और अपना फ़ोन निकाला। उसने कर्तव्यनिष्ठा से उस नंबर पर कॉल किया जो उसने अभी अभी रिकॉर्ड किया था। लिन युआन 200,000 लोगों के ध्यान का केंद्र था। यहाँ तक कि इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली गिल्ड क्लब टीमें भी उस पर ध्यान केंद्रित कर रही थीं। लिन युआन ने कई जाने पहचाने चेहरे देखे जैसे लॉन्ग ताओ, झाओ शियाओचुन और शीजू। वे एक दूसरे के साथ लड़े थे और उन्हें दोस्त माना जा सकता था। हालांकि वे उसे लिन युआन के नाम से नहीं बल्कि ब्लैक के नाम से जानते थे। सुदूर हवेली से वापसी के दृश्य से लोग इतनी बार अचंभित हो चुके थे कि उन्हें इसकी आदत हो गई थी। यद्यपि वे चौंक गए थे, लेकिन लिन युआन ने जो शक्ति प्रदर्शित की थी वह उन्हें अकल्पनीय नहीं लगी।
हालांकि झांग शियाओबाई और चूसी को ऐसा नहीं लगा। अपनी लड़ाई के दौरान चूसी ने लिन युआन को संतुष्ट कर दिया था। उसने ए लेवल गिल्ड क्लब की एक रिजर्व टीम के सदस्य को हराया था और जयकारों का आनंद लिया था। ऐसे में उसके लिए खुद पर गर्व करना स्वाभाविक था। लेकिन लिन युआन के प्रदर्शन को देखने के बाद चूसी का सारा अभिमान गायब हो गया। लिन युआन ने अपने कार्यों से चूसी को यह दिखाकर खुद को साबित कर दिया था कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, यहाँ तक कि जब वह लाखों लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हो, उसे स्पष्ट सोच रखने और संयम बरतने की जरूरत है। उन्होंने चूसी को यह भी दिखाया कि उनके पदचिह्नों से मेल खाने के लिए उसे अपनी टांगों को अधिक जोर से हिलाना होगा तथा अधिक से अधिक तेज दौड़ना होगा। झांग शियाओबाई ने कभी यह उम्मीद नहीं की होगी कि आधे साल में लिन युआन की शक्ति इस हद तक बढ़ गई थी कि यहाँ तक कि उसे उसका पीछा करने में कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। झांग शियाओबाई को यह समझ में नहीं आ रहा था कि लिन युआन ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी वह कैसे संभव था। यदि लिन युआन ने मिलस्टोन टाउन के लोगों को कोई चमत्कार दिखाया था तो उसने एक बार फिर ऐसा किया था। उसी समय लिन युआन और झांग शियाओबाई के फ़ोन एक साथ बज उठे। लिन युआन ने फ़ोन उठाया और मास्टर होंगशेन को उत्साह से घोषणा करते हुए सुना, युवा मास्टर, मैं कक्षा 4 का सृजन मास्टर बन गया हूँ। जब उसने सुना कि मास्टर होंगशेन ने क्या कहा तो लिन युआन ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर लीं और उसकी भौहें ऊपर उठ गईं और उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान आ गई। उसके मोती जैसे दांतों की पंक्तियां आग से भी अधिक चमक। तहखाना बनाना। इतनी सारी निगाहों के साथ लिन युआन की मुस्कुराहट ने कई मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं को चकित कर दिया। ये मध्यम आयु वर्ग की महिलाएं अचानक लिन युआन की प्रशंसक बन गईं। लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि मास्टर होंगशेन उसे इतनी जल्दी ऐसी शानदार खबर से आश्चर्यचकित कर देंगे। अब स्काई सिटी, या बल्कि लिन युआन के पास एक सच्चा क्लास 4 क्रिएशन मास्टर था। नए क्लास 4 क्रिएशन मास्टर को अब सीमित शक्ति के साथ काम करने की ज़रूरत नहीं थी। वह अब किसी भी तरह से लिन युआन की पूरी तरह से सहायता कर सकता था। मास्टर होंगशेन और लिन युआन की परियों को विकसित करने की क्षमताओं का संयोजन कक्षा 5 के सृजन मास्टर के बराबर था। लिन युआन ने मास्टर होंगशेन से कहा, मैं आपको एक पता भेजने वाला हूँ। जब आप सामान पैक कर लें तो वहाँ चले जाएं। फ़ोन रखने के बाद लिन युआन ने देखा कि झांग शियाओबाई ने भी अपना फ़ोन नीचे रख दिया था और खुशी से उसकी ओर देख रहा था। लिन युआन, मैं अब रेडियंस पैलेस छोड़ रहा हूँ। शिन यंग और बाकी लोग जाग चुके हैं और मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, झांग शियाओबाई ने उत्सुकता से कहा। इस बार लिन युआन ने यह नहीं कहा कि वह झांग शियाओबाई के साथ जाना चाहता है। शुरू में झांग शियाओबाई ने अकेले ही सारी जिम्मेदारियां संभाली थीं क्योंकि बाकी तीनों बेहोश थे। अब वे जाग चुके थे। उन चारों को एक साथ मिलकर एक्सट्रीम गिल्ड क्लब से जुड़ी स्थिति पर चर्चा करने और उसे संभालने की ज़रूरत थी। आगे बढ़ो, मैं अपने डोम गिल्ड क्लब में तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, लिन युआन ने जवाब दिया। झांग शियाओबाई थोड़ा हैरान हो गया। ये दूसरी बार है जब लिन युआन मुझे आमंत्रित कर रहा है। चूंकि वह एक्सट्रीम गिल्ड क्लब जैसे बिजनेस गिल्ड क्लब में शामिल हो गया था, झांग शियाओबाई को पता था कि लिन युआन के पास खुद से बेहतर रिजर्व टीम के सदस्यों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त संसाधन और शक्ति है। लिन युआन के पहले निमंत्रण को इस प्रकार समझा जा सकता है कि एक मित्र किसी अन्य मित्र की मदद करने का प्रयास कर रहा था जो बुरी स्थिति में था। हालांकि उनके दूसरे निमंत्रण का मतलब केवल ये हो सकता है कि झांग शियाओबाई की शक्ति की कमी के बावजूद लिन युआन ईमानदारी से उनसे अपने डोम गिल्ड क्लब में शामिल होने की उम्मीद करता था। झांग शियाओबाई द्वंद्वयुद्ध स्थल पर जंजीरों से बंधा हुआ था और उसके पास लिन युआन को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। उसने लिन युआन के कंधे को जोर से थपथपाया और कहा, मैं जाकर उन तीनों से पूछूंगा। चाहे उनका फैसला कुछ भी हो, मैं शामिल हो जाऊंगा। झांग शियाओबाई के जाने के कुछ मिनट बाद लिन युआन का फ़ोन फिर से बज उठा। जब उसने कॉल खत्म कर ली तो लिन युआन लियू जी की ओर मुड़ा और कहा, बड़े भाई लियू, आज रात के खाने की मेज़ पर 2 सेट की जगह लगा दो। हवेली में 2 लोग आएंगे। लियू जी ने जवाब दिया, इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं आज रात समुद्री भोजन बनाऊंगी। मैं जो सिल्वर फ्लॉन्डर खरीदा है उसे पकाने की योजना बना रही हूँ। लिन युआन को यकीन था कि आज भाग्यशाली दिन था। एक साथ 2 आशीर्वाद। लिन युआन ने मास्टर होंगशेन को क्लास 4 क्रिएशन मास्टर के रूप में और सम्राट क्लास डुआनहे को हासिल किया था। वे दोनों रॉयल कैपिटल में आ रहे थे। ऑल स्टार मैच अभी भी जारी था। निम्नलिखित भाग्यशाली प्रतिभागियों में से अधिकांश ने चुनौती मैच चुना लेकिन वे निराशाजनक रूप से कमजोर थे। चूसी द्वारा उकसाए जाने के बाद पूरे समूह ने ऑल स्टार मैच में आने का फैसला किया था। अपना मैच जीतने के बाद उसे भी लगा कि मौजूदा मैच अधिकाधिक उबाऊ होते जा रहे हैं। इस प्रकार वे ऑल स्टार मैच समाप्त होने से पहले ही रिटर्न फ्रॉम फारअवे मैंशन में वापस आ गए। वेन्यू जल्दी हुक्वान के कमरे के बगल में 2 कमरे व्यवस्थित कर रहा था। हवेली पहुंचने के कुछ ही समय बाद लिन युआन को डुआनहे और मास्टर होंगशेन का फ़ोन आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दोनों एक साथ आएंगे।
लिन युआन व्यक्तिगत रूप से उन दोनों को अंदर लाने के लिए हवेली के प्रवेश द्वार पर गया। डुआन हे एक सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ थे और मास्टर होंग शेन एक क्लास 4 क्रिएशन मास्टर थे। इस तरह उन्होंने जीवन का अनिश्चित अनुभव प्राप्त किया था। उन्हें तुरंत पता चल गया कि यह हवेली विशेष है। सर्दी का मौसम गहरा चुका था और हवेली के बाहर लगे पौधे जम चुके थे। फिर भी हवेली के अंदर गर्मी जैसी गप। डुआन हे को पता था कि लिन युआन चंद्र महारानी का शिष्य था, जबकि मास्टर होंग शेन को पता था कि लिन युआन सुजरेनफे से आध्यात्मिक सामग्री का उत्पादन कर सकता है। इस प्रकार वे दोनों जानते थे कि वह अमीर था और उन्हें ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि जब वे इमारत में दाखिल हुए और जेड बनावट वाली लकड़ी से बने फर्नीचर और मछली टैंक के अंदर 3 माउंटेन रिवर इटर्नल लाइफ का आपको देखा तो वे दंग रह गए। डुआन हे ने एक बार एक कुलीन गुट के मुख्य भवन में प्रवेश किया था। इसे भी इसी प्रकार सजाया गया था। अत्यधिक शानदार दीवार ने पूरे भवन को आरामदायक एहसास दिया। एक बार भोजन के दौरान समूह के लोग शीघ्र ही मित्र बन गए। हालांकि डुआन हे इंडिगो एज्योर सिटी में जीवन के आदी हो चुके थे और अक्सर विभिन्न प्रकार के समुद्री भोजन खाते थे, लेकिन वह खाना पकाने से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। भोजन के बाद मास्टर होंग शेन ने वेन यू द्वारा व्यवस्थित कमरे और साफ सुथरी हवेली को देखा। उसने मन ही मन सोचा, युवा मास्टर, मुझे गंदगी करने की आदत है। मैं यहाँ रहने वाले बाकी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाऊंगा। मैंने हवेली के बगल में बिक्री के लिए एक ज़मीन का टुकड़ा देखा है। मैं इसे खरीदने और इसे हवेली के प्रजनन स्थल में बदलने के बारे में सोच रहा हूँ। ज़मीन के 2 टुकड़े इतने पास पास हैं और आसपास कोई और नहीं है। हम इन 2 ज़मीन के टुकड़ों के नीचे एक तहखाना खोद सकते हैं। यह ज़मीन नम है और मिट्टी और पानी के तत्वों से भरपूर है। ये पौधे प्रकार के फेस की खेती के लिए सबसे अच्छा वातावरण है। आपके पास हवेली में बहुत सारे कीमती पौधे हैं। जब वे फल देंगे तो तहखाने की जगह उपयोगी होगी। मास्टर होंग शेन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह अपने रहने के माहौल से बाध्य नहीं होना चाहते थे। यद्यपि उसका इरादा सरल था, श्रोता ने कुछ बात समझ ली थी। मास्टर होंग शेन की बात सुनते ही लिन युआन की आंखें चमक उठीं। हालांकि रिटर्न फ्रॉम फारअवे मैंशन में काफ़ी जगह थी, लेकिन अंततः उसे डोम गिल्ड क्लब का बेस बनाना था। इसके लिए रिटर्न फ्रॉम फारअवे मैंशन के उत्तर में खाली ज़मीन की ज़रूरत थी, साथ ही मानव निर्मित झील से कुछ जगह की भी ज़रूरत थी। यदि वे हवेली के पश्चिम में परिप्रजनन केंद्र बनाते तो लेआउट तंग लगता। हालांकि मास्टर होंग शेन ने इस समस्या का एक आदर्श समाधान प्रस्तुत किया था। लिन युआन तहखाना बनाने के इस सुझाव से खुश था और उसने महसूस किया कि उन्हें ऐसा करना ही होगा क्योंकि उसके पास गोल्डन लोट्स ब्रोकेड मोती था। तहखाना खोलकर वे गोल्डन लोट्स ब्रोकेड पल की खेती की समस्या को हल कर सकते थे। अगर वे तहखाने को हवेली के बाहर से जोड़ देते तो उनके लिए स्थिति को नियंत्रित करना भी आसान हो जाता। चालाक गुटों को तहखाने के रहस्य के बारे में पता लगाने का कोई मौका नहीं होता। हवेली को दिव्य लकड़ी संघ से जोड़ने वाली अंतरिक्ष सुरंग भी तहखाने में स्थापित की जा सकती है। तक तहखाना काफ़ी बड़ा था, वह अंतरिक्ष सुरंग के माध्यम से संसाधनों का परिवहन कर सकता था और बाहरी लोगों की नज़र में भी नहीं आ सकता था। हुक्वान ने फी गाड़ी को तैयार करने के लिए काफ़ी मात्रा में स्थानिक चुंबकों और फ्लोटिंग सिल्वर स्ट्रैंड्स का इस्तेमाल किया था। बचे हुए स्थानिक चुंबकों और फ्लोटिंग सिल्वर स्ट्रैंड्स का इस्तेमाल स्थानिक चुंबक में किया जा सकता था और इसे हमलावर जासूसों से पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सकता था। स्थानिक चुंबकों और तैरते हुए चांदी के धागों का उपयोग अवरोध स्थापित करने के लिए किए जाने के बाद, यहाँ तक कि सुजरेन मिथ 3 फेयर जैसे कि एंडलेस समर भी कुछ भी महसूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हैं। लिन युआन का हाथ झटका और उसने एक कढ़ाईदार साटन ब्रोकेड बॉक्स निकाला। आप यहाँ से अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं। आप अपने प्रजनन कक्ष के निर्माण के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली सामग्री का भी उपयोग कर सकते हैं। लिन युआन ने एक और सिल्वर फेस स्टोरेज बॉक्स निकाला और दोनों बॉक्स मास्टर होंग शेन को सौंप दिए। मास्टर होंग शेन ने तुरंत दोनों बक्सों के अंदर नहीं देखा। उन्होंने जल्दी से जवाब दिया, चिंता मत करो यंग मास्टर, मैं हमेशा अच्छा काम करने का प्रयास करता हूँ। मैं निश्चित रूप से बेहतरीन प्रदर्शन करूँगा। मास्टर होंग शेन मुड़े और अपना काम शुरू करने के लिए हवेली से बाहर चले गए। शाम के 6 बजे बज चुके थे। शारीरिक रूप से कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। फिलहाल वह सिर्फ ज़मीन का प्लॉट खरीद सकता था। हवेली से बाहर निकलने के बाद मास्टर होंग शेन ने बॉक्स खोला और अंदर के मोतियों की चमक से लगभग अंधे हो गए। मास्टर होंग शेन के मुंह से लार की कुछ बूंदें टिपकीं और बॉक्स के अंदर मौजूद मौलिक मोतियों पर गिरीं। हालांकि तरल पदार्थ मोतियों की चमक को जरा भी कम नहीं कर सका। मास्टर होंग शेन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह सूर्यास्त की चमक से भरा एक बक्सा लेकर जा रहे हों। उन्होंने सिल्वर फेस स्टोरेज बॉक्स के अंदर देखा और उसमें 20 खूबसूरत फ्लावर ब्रोकेड मोती पाए। मास्टर होंग शेन लिन युआन के प्रति वफादार थे और पहले से ही उनके प्रति कृतज्ञता महसूस करते थे।
हालांकि मास्टर होंग शेन को लगा कि वह कभी भी इस एहसान का बदला नहीं चुका पाएंगे, भले ही उन्होंने अपना बाकी जीवन इसके लिए समर्पित कर दिया हो। अमीर होने की खुशी ने मास्टर होंग शेन को लिन युआन के लिए मुफ्त में काम करने के लिए तैयार और खुश कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे लिन युआन उस पर लगातार आशीर्वाद बरसा रहा हो। वेन यू डुआनहे को अपने कमरे में ले गया और उसने जो देखा उससे वह बेहद प्रसन्न हुआ। एक बार जब उसने अपने कमरे के चारों ओर देखना समाप्त कर लिया तो डुआनहे पानी के गैंडे के चमड़े के सोफे पर बैठ गया और थोड़ी देर के लिए लिन युआन के साथ बातचीत की। बाद में वे एक साथ प्रशिक्षण कक्ष में गए। जब वे प्रशिक्षण कक्ष में पहुंचे तो डुआनहे ने 3 कानून रूलों का इस्तेमाल किया जो उसने समझे थे और स्काई सिटी के प्रति अपनी वफादारी की शपथ ली। अब वह आधिकारिक तौर पर लिन युआन का रक्षक था। लिन युआन को धीरे धीरे महसूस हो रहा था कि 3 कानून शक्तियां उसके शरीर में प्रवेश कर रही हैं और उसकी ऊर्जा के साथ मिल रही हैं। उसे लग रहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी को समझने की उसकी क्षमता 3 स्तरों तक बढ़ गई है। इससे पहले बुद्धि से संबंधित इच्छाशक्ति रून ने लिन युआन को बीच में फंसा दिया था। न तो यहाँ और न ही वहाँ होना बेहद असहज था। अब जो बाधाएं उसे रोक रही थीं वे टूटने लगी थीं। लिन युआन को लगा कि वह किसी भी समय दरारों का उपयोग करके उन्हें तोड़ सकता है। उसे यकीन था कि वह अगले 2 दिनों में इच्छाशक्ति रून को समझने में सक्षम हो जाएगा। ये भी संभावना थी कि वह अगले ही क्षण इसे समझ सकेगा। ये देखकर लिन युआन बहुत खुश हुआ। जीनियस आखिरकार फैंटेसी ब्रीड में विकसित हो सकता था। लिन युआन ने डुआनहे से पूछा, वरिष्ठ डुआनहे, क्या आप अपने 6 सिर वाले समुद्री दानव सांप और थंडरवेव स्काई कैस घोंघा को बुला सकते हैं? डुआन वह मुस्कुराया, अन्य लोग कभी भी मेरे फेस को देखने का सपना नहीं देख पाएंगे। हालांकि आप ऐसा कभी भी कर सकते हैं। डुआनहे ने अपना हाथ हिलाया और लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा एक सांप उसकी हथेली में दिखाई दिया। लिन युआन ने सांप के बैंगनी रंग के शल्कों और हल्की जादुई चमक को देखा। बैंगनी चमक आपको एक अंधेरे और उग्र गहरे समुद्री भंवर के अंदर फंसा देती प्रतीत होती थी। सांप के 6 सिर थे और हर सिर का रंग अलग अलग था। बीच वाले सिर का रंग गहरा नीला था और उसमें भयानक जलतत्व ऊर्जा थी। 6 सिर वाले सांप के नीले सिर के ऊपर एक सुंदर नीलम रंग का समुद्री घोंघा आराम कर रहा था। ये शंकु के आकार का था और इसमें कई नुकीली सुइयां निकली हुई थीं। सुइयां चांदी की बिजली के पैटर्न से ढकी हुई थीं और उनमें बिजली की चिंगारी निकल रही थी। एक बार जब कोई मिथाइफे प्रथम विश्व शुद्धिकरण पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है तो वह आसानी से स्वयं को छिपाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। लिन युआन को पता था कि दोनों फेयर छद्मवेश में थे। यदि 6 सिर वाला समुद्री दानव सांप अपना वास्तविक विशाल आकार प्रदर्शित करता तो संभवतः वह हवेली में सारा स्थान घेर लेता। यद्यपि दोनों में से कोई भी मिथक 2 तक नहीं पहुंच पाया था, फिर भी वे मिथक आई के शिखर पर थे। उनकी बुद्धि भी सामान्य मनुष्य से कहीं अधिक थी। दोनों फे डुआनहे के दिमाग से जुड़े हुए थे और उन्हें लिन युआन की मौजूदगी का लंबे समय से पता था। अब जबकि डुआनहे लिन युआन का रक्षक था, 6 सिर वाला समुद्री दानव सांप और थंडरवेव स्काई कैस स्नेल भी लिन युआन के रक्षक बन गए थे। अन्यथा गर्वित शिखर सुजरेंट मिथाइफे ने कभी भी खुद को इतनी आसानी से नज़रअंदाज नहीं होने दिया होता। डुआनहे ने लिन युआन को 6 सिर वाले समुद्री दानव सांप के सिर को घूरते हुए देखा और समझाया, जब ये परी विकसित हो रही होती है तो उसे उच्च श्रेणी के परियों से भारी मात्रा में मांस खाने की ज़रूरत होती है। फिर उसे भारी पानी पीने की ज़रूरत होती है। ये भारी पानी का उपयोग उच्च श्रेणी के परियों के मांस से ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए एक माध्यम के रूप में करेगा। परियों के अलग अलग तत्व प्रकारों के अनुसार इसे संबंधित सांप के सिर में सील कर दिया जाएगा। डुआनहे ने आह भरी, बैंगनी दानव को पालना बहुत मुश्किल है। मेरी सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी को पालना बहुत आसान है। जब भी समुद्र के पास तूफान आता है तो मुझे बस उसे वहां रखना होता है और उस पर बिजली गिरने देना होता है। मुझे इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत या संसाधन खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। डुआनहे की व्याख्या सुनते हुए लिन युआन ने 6 सिर वाले समुद्री दानव सांप के प्रत्येक सिर की विशेषताओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि मुख्य सिर जल प्रकार का था, जबकि अन्य पृथ्वी प्रकार, अग्नि प्रकार, वायु प्रकार, विष प्रकार और अंधकार प्रकार के थे। डार्क टाइप का सिर दयनीय रूप से छोटा था। ये स्पष्ट था कि 6 सिर वाला समुद्री दानव सांप शायद ही कभी डार्क टाइप फे का मांस खाता था। लिन युआन ने डुआनहे को जवाब देने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उसने दोनों फेयों का खुशी खुशी अभिवादन किया। नमस्ते सीनियर पर्पल डेमन, सीनियर थंडरवेव, आप कैसे हैं? लिन युआन के अभिवादन के बाद 6 सिर वाले समुद्री दानव सांप और थंडरवेव स्काई कैस घोंघे ने उनका अभिवादन किया। एक बार जब कोई फे सुजरेंट मिथाई में विकसित हो गया तो पादप प्रकार के फे के अलावा सभी फे बोल सकते थे। लिन युआन की विनम्रता ने 6 सिर वाले समुद्री दानव सांप और थंडरवेव स्काई कैस घोंघे पर अच्छी छाप छोड़ी। युआन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सुजन मिथक आई 6 सिर वाला समुद्री राक्षस सांप एक महिला थी। इसकी आवाज़ भी काफ़ी मधुर थी।
लिन युआन ने डुआनहे से पूछा, वरिष्ठ डुआनहे, क्या यही कारण है कि आपने कहा कि बैंगनी दानव का पालन पोषण करना कठिन है, क्योंकि आपके पास उच्च श्रेणी के परियों और भारी पानी के मांस की कमी है? डुआनहे ने दुखी भाव से कहा, मेरे पास भारी पानी की कोई कमी नहीं है। जब भी मैं इंडिगो एज्योर सिटी में पानी की दुनिया के आयामी दरार का सामना करता हूं, तो मैं कुछ इकट्ठा करना सुनिश्चित करता हूं। मैं हमेशा क्लास 3 वाटर वर्ल्ड डायमेंशनल रिफ्ट में कुछ बूंदें पा सकता हूं। हालांकि जैसे जैसे पर्पल डायमंड की ताकत बढ़ती है, शक्तिशाली उच्च श्रेणी के फे को ढूंढना लगभग असंभव हो गया है। भारी पानी अजीब आग के समान था। एक पानी की दुनिया के आयामी दरार से उत्पन्न एक विशेष आध्यात्मिक घटक था, जबकि दूसरा रसातल आयामी दरार से था। भारी जल, जो केवल जल जगत के आयामी दरार में उत्पन्न होता था, जो तट के पास खुला था, वह विचित्र लपटों से कहीं अधिक कीमती था। यद्यपि लिन युआन के पास कोई भारी पानी नहीं था, फिर भी उसके पास उच्च श्रेणी के फे का मांस था। लिन युआन ने डुआनहे से पूछा, वरिष्ठ डुआनहे, क्या आपके पास उच्च श्रेणी के फे मांस के बारे में कोई विशिष्टता है? डुआनहे ने निराशा से 6 सिर वाले समुद्री दानव सांप की ओर देखा। जब 6 सिर वाले समुद्री दानव सांप ने डुआनहे की हताश नज़र देखी, तो उसने मीठी आवाज़ में कहा, डुआनहे, तुम बहुत बेवकूफ़ हो। तुम हमेशा शिकायत करते हो कि मैं कितना खाता हूँ, लेकिन तुम कभी इस बारे में बात नहीं करते कि मैं कितनी अच्छी तरह लड़ता हूँ। क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? क्या तुम मेरा पालन पोषण करना बंद कर दोगे? जब डुआनहे ने सुना कि 6 सिर वाले समुद्री दानव सांप ने क्या कहा, तो उसने इस बात की अनदेखी की कि वह लिन युआन के सामने था और उत्सुकता से उत्तर दिया, मेरे प्रिय, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे अलावा और किससे प्यार कर सकता हूँ? चाहे तुम कितना भी खाओ, मैं तुम्हारा पालन पोषण जारी रखने के लिए अपना जीवन दे दूंगा। डुआनहे का जवाब सुनकर लिन युआन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह चौंककर डुआनहे और 6 सिर वाले समुद्री दानव सांप के बीच खड़ा हो गया। एक बार जब डुआनहे ने 6 सिर वाले समुद्री दानव सांप को मनाना समाप्त कर दिया, तो उसने लिन युआन को देखा और शर्म से अपना सिर खुजलाया। बैंगनी दानव मेरी पत्नी है। यह अभी तक मानव रूप में नहीं आई है, इसलिए हम इसे गुप्त रख रहे हैं। लिन युआन, तुम्हें मेरे लिए ये रहस्य रखना होगा। लिन युआन ने कभी यह नहीं सोचा था कि आत्मा क्यूई पेशेवर अपने परियों के साथ ऐसा रिश्ता बना सकते हैं। इससे उसके लिए एक नई दुनिया का द्वार खुल गया। हालांकि उनका दरवाजे से अंदर जाने का कोई इरादा नहीं था। डुआनहे ने गंभीरता से कहा, बैंगनी दानव को अपने समान ग्रेड के फेयर का मांस खाने और ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता है। इसकी शक्ति को देखते हुए सुजरेन को कमज़ोर माना जाता है। उच्च ग्रेड फेयर का मांस अंततः इसके लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन मैं कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। लिन युआन ने डुआनहे के शब्दों पर विचार किया और फिर अपना हाथ हिलाकर 2 स्वर्ण स्टेनलेस स्टील के ताबूतों को बुलाया। लिन युआन ने कहा, वरिष्ठ डुआनहे, इस बॉक्स के अंदर की वस्तुएं वरिष्ठ बैंगनी दानव के काम आ सकती हैं। लिन युआन के पास उच्च श्रेणी के फीमास की बड़ी मात्रा थी। हालांकि डार्क आइड स्कॉर्पियन टाइगर और डार्क स्पिरिट आइड टेडपोल का मांस 6 सिर वाले समुद्री दानव सांप पर प्रभावी नहीं होगा। इसलिए लिन युआन ने उन्हें बाहर नहीं निकाला। जब रक्तबीज की माता ने रात्रि विपत्ति कौवा और स्वप्नभक्षी चमगादड़ को अलग किया था, तो उसमें अनेक आध्यात्मिक अवयव, रक्त और अस्थि मज्जा एकत्रित हो गए थे। जो कुछ बचा था वह बेकार मांस का ढेर था। चूंकि यह मांस किसी काम का नहीं था और मास्टर होंग शेन के काले कांस्य रसीले को अस्थि मज्जा की आवश्यकता थी, जबकि डुआनहे के 6 सिर वाले समुद्री दानव सांप को फीमास की आवश्यकता थी, लिन युआन के पास बस वही था जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। वह इन बेकार लेकिन उच्च श्रेणी के संसाधनों से भी छुटकारा पा सकेगा। डुआनहे ने उन 2 सोने के बक्सों को देखा जो अचानक प्रकट हुए और तुरंत समझ गया कि उनमें काला मांस है। स्टेनलेस स्टील मांस को सड़ने से रोक सकता है। यद्यपि बल लगाने पर यह आसानी से विकृत हो जाता था, लेकिन तात्विक ऊर्जा के क्षरणकारी गुण स्टेनलेस स्टील की स्थिरता को बनाए रख सकते थे। 6 सिर वाला समुद्री दानव सांप स्पष्ट रूप से अतृप्त था। उसने देखा कि पास में भोजन है और डुआनहे से ताबूत खोलने का आग्रह किया। डुआनहे लिन युआन के सामने धातु के ताबूत खोलने में थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। जिस क्षण ताबूत खोले गए, डुआनहे को उसके अंदर की सघन अंधेरी ऊर्जा ने लगभग निगल लिया। इतने वर्षों तक उच्च श्रेणी के फे मांस को इकट्ठा करने के बाद डुआनहे तुरंत एक शीर्ष सुजरेन मित 2 फे के मांस को पहचान सकता था। उन्होंने मांस से प्रवाहित तीव्र अंधकार में ऊर्जा को महसूस किया और यह जान लिया कि जिस परी का ये संबंध था, वह किसी भी क्षण मिथक 3 में विकसित हो सकती थी। 6 सिर वाला समुद्री दानव सांप उत्साह से ताबूत में कूद गया। उसके 2 सिर खुशी से हिल रहे थे। डुआनहे भावुक हो गया और उसने लिन युआन के हाथ पकड़ लिए और बड़बड़ाया, धन्यवाद, धन्यवाद, लिन युआन। मेरी पत्नी का पालन पोषण करने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। डुआन इतना खुश था कि उसके पास कहने को शब्द नहीं थे। डुआन ने इतने सालों तक कड़ी मेहनत की थी और अपना सारा समय संसाधन जुटाने में लगाया था।
उसने ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि वह मजबूत बनना चाहता था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह एक सामान्य विवाहित जोड़े की तरह जीना चाहता था। इन दो शीर्ष सुजरेन मिथ 2 फेस के मांस का उपभोग करने के बाद पर्पल डेमन को मिथ 2 में विकसित होने के लिए केवल थोड़े से और भोजन की आवश्यकता थी। डुआन को सुरंग के अंत में रोशनी दिखाई दे रही थी। वह इतने सालों से इसका इंतजार कर रहा था। लिन युआन ने जल्दी से अपना हाथ हिलाकर उसे नकार दिया। वह किसी और की पत्नी की मदद करने के लिए धन्यवाद कहने का साहस नहीं कर सका। इसका एक अजीब अर्थ था। इसके अलावा लिन युआन की अपनी कोई पत्नी नहीं थी। ये डुआन हे का स्काई सिटी का हिस्सा बनने और लिन युआन का रक्षक बनने का पहला दिन था। उसने अभी तक कुछ भी योगदान न देने के बावजूद इतने कीमती संसाधन प्राप्त किए थे। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर भी इससे उसे लिन युआन का उसके प्रति रवैया भी स्पष्ट रूप से देखने का मौका मिला। जब वे रात का खाना खा रहे थे, डुआन हे ने अपनी सावधानीपूर्वक विकसित इंद्रियों का उपयोग इस परिवार का निरीक्षण करने के लिए किया जिसका मुखिया लिन युआन था। हालांकि लिन युआन ने हर सदस्य के साथ अत्यंत सम्मान से पेश आया। इस बड़े परिवार का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के साथ सच्ची ईमानदारी से पेश आता था। डुआन वह मुस्कुराए बिना न रह सका। इस तरह के एक निजी गुट में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आएं, वे एक साथ रहेंगे। ये वह एहसास था जिसकी उसे उम्मीद थी। लिन युआन के साथ कुछ देर तक बातचीत करने के बाद डुआन हे को अचानक कुछ याद आया और उसने अपने डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स से एक ब्रोकेड का थैला निकाला। उसने ब्रोकेड का थैला खोला और डुआन हे के हाथ में कुचले हुए क्रिस्टल जैसा कुछ दिखाई दिया। यद्यपि इन क्रिस्टलों को कुचल दिया गया था, फिर भी उन पर स्पष्ट रूप से चमकीले और गहरे सोने की नक्काशी अंकित थी। डुआन हे ने कुचले हुए क्रिस्टल को लिन युआन को सौंपते हुए कहा, ये सभी लॉ क्रिस्टल हैं जो मैंने वर्षों में जमा किए हैं। इन्हें इकट्ठा करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया। वे कमोबेश पूरे हैं। डुआन हे कुचले हुए लॉ क्रिस्टल्स के बारे में बात करते हुए गर्वित लग रहा था। डुआन हे निश्चितता के साथ कह सकता था कि उसके समान गुणवत्ता वाले किसी अन्य आत्मा क्यूई पेशेवर ने कानून क्रिस्टल की समान मात्रा या पूर्णता एकत्र नहीं की थी। इसका श्रेय निस्संदेह 6 सिर वाले समुद्री दानव सांप को जाता है जो न केवल खाने में कुशल था बल्कि लड़ने में भी कुशल था। लिन युआन डुआन हे के हाथ में कुचले हुए क्रिस्टल देखकर बहुत खुश हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ कि आज केवल 2 नहीं बल्कि 3 आशीर्वाद थे। डुआन हे के हाथ में वास्तव में बहुत सारे कुचले हुए लॉ क्रिस्टल थे। लिन युआन ने सोचा कि इसका संबंध बैंगनी दानव की बड़ी मात्रा में फीमास खाने की जरूरत से है। लॉ क्रिस्टल के टुकड़े अधिकतर मिथक आय पर आधारित थे तथा उनमें से कुछ के अंदर बहुत कम कानून थे। ये स्पष्ट था कि जिस डुआन को उसने मारा था और जिससे कानून क्रिस्टल छीन लिया था, वह हाल ही में सुजरेन से विकसित हुआ था और उसके विश्व शुद्धिकरण से बच गया था। फिर भी ये कानून क्रिस्टल पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त थे। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी पहले से ही लिन युआन की आत्मा की गहराई में धड़क रही थी। लिन युआन ने डुआन हे से लॉ क्रिस्टल के टुकड़े प्राप्त किए और कहा, वरिष्ठ, मैं आपको शुद्ध कानून शक्ति वाले क्रिस्टल दूंगा। डुआन उसने सहजता से अपना सिर हिलाया। पर्पल डेमन को मिथक 3 तक विकसित होने से पहले अभी भी बहुत कुछ करना है। मुझे इन लॉ क्रिस्टल्स की तत्काल आवश्यकता नहीं है। स्काई सिटी में ऐसे लोग हैं जिन्हें पर्पल डेमन से ज्यादा इनकी जरूरत है। डुआन हे का स्वर गंभीर था। कानून क्रिस्टल डुआन हे की सबसे मूल्यवान वस्तुएं थीं। उसने उन्हें इतनी आसानी से पारस्परिकता के संकेत के रूप में दे दिया। वह लिन युआन को 2 डार्क टाइप शिखर सुजरेन मिथ 2 फे का मांस देने के लिए भुगतान करना चाहता था। लिन युआन थोड़ा चौंक गया, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान लौट आई। वह जानता था कि स्काई सिटी के लोगों को शुद्ध कानून शक्ति वाले क्रिस्टल की जरूरत थी, जिसका जिक्र डुआन हे कर रहा था। वे निश्चित रूप से अंतहीन ग्रीष्म और रक्तपात की मां थे। डुआन हे के कुचले हुए कानून क्रिस्टल उस दर को बढ़ा सकते हैं जिस पर रक्तबीज की मां सृजन नस्ल में विकसित हो सकती है। रेड थॉर्न की आइज ऑफ रिलिंक्विश बहुत प्रभावशाली थी। यद्यपि ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन अपनी गति से विकसित हुआ, लेकिन इसने लगभग 40 परिपक्व ब्लड ब्रू अंगूरों का उत्पादन किया। आइज ऑफ रिलिंक्विश ने इन 40 परिपक्व ब्लड ब्रू अंगूरों का रखरखाव जारी रखा, जो स्पष्ट दर से बढ़ रहे थे। वे हर दिन अलग दिखते थे। लिन युआन के अनुमान के अनुसार पहला ब्लड ब्रू अंगूर अगले 2 सप्ताह में पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। उस समय हर दिन 1 या 2 ब्लड ब्रू अंगूर की कटाई की जाती थी। वे रक्तबीज की मां की रक्त ऊर्जा को उसके विकास के लिए पर्याप्त स्तर तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। यदि रक्तबीज की माता सृजन नस्ल में विकसित हो सकती है, तो लिन युआन द्वारा इसके लिए आरक्षित पवित्र स्रोत जीवन रूप उपयोग में आ जाएगा। उस समय स्काई सिटी की लड़ाकू शक्ति बढ़ जाएगी। डुआन ने एक बड़ा बंडल निकाला और उसके अंदर से अधिक गंदे जीवनरूपी क्रिस्टल बाहर निकाले। अगर आप इन वस्तुओं का उपयोग कर सकें तो ये बहुत अच्छा होगा। उनके पास कानून की शक्ति भी है, लेकिन यह इतनी अशुद्ध है कि कक्षा 5 का क्रिएशन मास्टर भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। बांस सम्राट का बैंगनी बांस का जंगल अक्सर विभिन्न आध्यात्मिक सामग्री एकत्र करता है।
हालांकि ये कभी भी इनको छूता नहीं है, डुआनहे ने कहा। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की धड़कनें तब शुरू हुई जब डुआनहे ने कुचले हुए कानून क्रिस्टलों का ढेर निकाला। अब उसने लिन युआन से अपने मन में उत्सुकता से कहा, लिन युआन, मुझे इन क्रिस्टल की बहुत ज़रूरत है। वे कानून की शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं जिसे मैंने कानून क्रिस्टल से अवशोषित किया है। ये रानी की स्कट हेम द्वारा अवशोषित कानूनों को विकसित करने में मदद करेगा। लिन युआन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने एक शांत भाव से डुआनहे से पूछा, वरिष्ठ, ये मैले क्रिस्टल क्या हैं? डुआनहे ने जल्दी से जवाब दिया, मैंने एक टीम के साथ कुछ बार क्लास 5 डायमेंशनल रिफ्ट में प्रवेश किया। हालांकि हम किसी भी पवित्र स्रोत जीवन रूपों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली नहीं थे, हम कुछ आयामी जीवन रूपों को मारने में कामयाब रहे जो सुजरेंट मिथाइफे के समान शक्तिशाली थे। इन्हें लॉस्ट सोर्स क्रिस्टल कहा जाता है। उन्हें उन आयामी जीवन रूपों से खोदा गया था। लिन युआन ने डुआनहे की व्याख्या सुनी और उसे तुरंत पता चल गया कि ये चीज़ें क्या थीं। लिन युआन ने डुआनहे से पूछा, वरिष्ठ, आपने कहा था कि बांस सम्राट इनकी परवाह नहीं करता है ना? डुआनहे ने सिर हिलाया। इन लॉ सोर्स क्रिस्टल के अंदर की कानून शक्ति को निकाला नहीं जा सकता, इसलिए वे उन्हें अवशोषित नहीं कर सकते जिससे वे बेकार हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वे इस बात के सबूत के तौर पर मौजूद हो सकते हैं कि आपने क्लास 7 डायमेंशनल लाइफ फॉर्म को मार दिया है। लिन युआन की सांस तेज हो गई। क्या इसका मतलब यह है कि अधिकांश सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञों के पास कानून स्रोत क्रिस्टल हैं? डुआन, उसने अपना सिर हिलाया। युवा मास्टर जियाओ हानजोंग, जिसे आपने मारा, उसके पास शायद कुछ भी नहीं था। वह बेहद गरीब था। मुझे नहीं पता कि उसका सारा पैसा कहाँ गया। वह कभी लड़ने के लिए आयामी दरारों में नहीं गया। कौन जानता है कि उसने अपना समय कैसे बिताया। वह कोई क्रिएशन मास्टर नहीं था और इतना समय इधर उधर घूमता रहता था कि यह आश्चर्य की बात है कि उसे बवासीर नहीं हुआ। लिन युआन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जियाओ हानजोंग ने अपनी मृत्यु के समय डुआनहे को पैसे दिए थे। हालांकि लिन युआन को पता था कि जियाओ हानजोंग का पैसा कहाँ गया था। जियाओ हानजोंग ने अपने डायमंड के स्टोरेज बॉक्स में एक सुंदर बगीचा बनाया था। जियाओ हानजोंग ने अपना पूरा दिन फूलों की प्रशंसा करने और मिट्टी की देखभाल करने में बिताया था। वह लड़ने के लिए आयामी दरारों में जाने की जहमत नहीं उठा सकता था। कानून स्रोत क्रिस्टल सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ के लिए सबसे बेकार चीजें हैं। हम अंदर कानून की शक्ति को महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम इसे छू नहीं सकते। ये निराशाजनक रूप से यातनापूर्ण है। युवा मास्टर, अगर आपको उनकी ज़रूरत है तो मैं कई सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञों को जानता हूं जो आपको कुछ बेच सकते हैं, लेकिन चूंकि इनका उपयोग शक्ति के टोकन के रूप में किया जाता है, इसलिए ये सस्ते नहीं होंगे। लिन युआन बहुत खुश था। उसने महसूस किया था कि उसकी पवित्र तलवार चलाने वाली रानी शक्तिशाली थी और वह कक्षा 5 के सृजन मास्टर के समान ही कार्य कर सकती थी, लेकिन उसका विकास करना और उसकी शक्ति को बढ़ाना बहुत कठिन था। जब इसका जन्म हुआ था तो इसे 0 स्टार से 1 स्टार तक विकसित होने के लिए शीर्ष में 2 फेसे 2 लॉ क्रिस्टल और 2 फैंटेसी वीरूनों की आवश्यकता थी। इस प्रक्षेप पथ से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके सितारों की संख्या में वृद्धि जारी रखने के लिए भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होगी। यद्यपि लिन युआन के पास संसाधनों की प्रचुरता थी, लेकिन फिर भी यह उसके लिए भारी दबाव प्रस्तुत करता था। वह विचार जो आगे बढ़ने को आतुर था। यह एक संयोग था कि लिन युआन को पता चला कि पवित्र तलवार चलाने वाली रानी न केवल अपने सितारों को बढ़ाने के लिए कानून क्रिस्टल का उपयोग कर सकती है, बल्कि कक्षा 7 आयामी जीवन रूपों से कानून स्रोत क्रिस्टल का भी उपयोग कर सकती है। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के साथ बातचीत से उन्हें जो जानकारी मिली, उससे पता चला कि ऐसे कोई भी विधि स्रोत क्रिस्टल नहीं थे जिनमें ऐसे कानून हो जिन्हें पवित्र तलवार चलाने वाली रानी अवशोषित कर सकें। हालांकि पवित्र तलवार चलाने वाली रानी विधि स्रोत क्रिस्टल की ऊर्जा का उपयोग उसके घेरे में विधि शक्ति को मजबूत करने के लिए कर सकती थी। मिथब्रीड फे के मरने के बाद लॉ क्रिस्टल में कानून उसी अवस्था में संरक्षित रह सकते हैं जिस अवस्था में वे फे के मरने से पहले थे। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी द्वारा कानूनों को आत्मसात करने के बाद वह कानूनों को विकसित कर सकती थी। ऐसा लग रहा था मानो मृत परी पुनः जीवित हो गई हो तथा पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के घेरे में उसकी शक्ति बढ़ गई हो। यद्यपि पवित्र तलवार चलाने वाली रानी अपने पूर्ण कानूनों को विकसित करने के लिए केवल कानून स्रोत क्रिस्टल से ऊर्जा का उपयोग कर सकती थी, फिर भी विचार करने के लिए रात्रि आपदा कौवा और स्वप्न भक्षी चमगादड़ था। इन 2 परियों के मृत स्वप्न कानून और क्रूर स्वप्न कानून पूर्ण हो चुके थे और विकसित होने के लिए तैयार थे। यदि डुआनहे लिन युआन को अन्य सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञों से कानून स्रोत क्रिस्टल इकट्ठा करने में मदद कर सके तो इससे लिन युआन को बहुत लाभ होगा। लिन युआन धन और संसाधनों में डूब रहा था। लिन युआन को स्वर्गीय युवती श्रेणी के कुछ मौलिक मोतियों को खर्च करने में कोई हिचक नहीं थी, जो लगातार स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में उत्पादित हो रहे थे। यदि लिन युआन ने मौलिक मोती एक बार खर्च कर दिए तो इससे बड़े बाजारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वह कितना भी दान कर दे।
लिन युआन ने डुआनहे से बहुत गंभीरता से कहा, वरिष्ठ, लॉ सोर्स क्रिस्टल मेरे लिए बहुत उपयोगी हैं। अगर यह संभव है तो क्या आप मुझे सभी लॉ सोर्स क्रिस्टल इकट्ठा करने में मदद कर सकते हैं जो आपके हाथ लग सकते हैं। जब डुआनहे ने सुना कि लिन युआन का स्वर कितना गंभीर था तो उसने तुरंत लिन युआन के व्यवहार से मेल खाते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो, आप इसे मुझ पर छोड़ सकते हैं। डुआनहे को लगा कि उसका जवाब बहुत ज्यादा दिखावटी था और उसने जल्दी से कहा, हालांकि अलग अलग सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ लॉ सोर्स क्रिस्टल को अलग अलग तरह से महत्व देंगे। उनमें से कुछ उन्हें बेकार सजावटी आभूषणों के रूप में मानते हैं और उन्हें कम कीमत पर जाने देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो उन्हें ट्रॉफी के रूप में मानते हैं। हालांकि उनके पास लॉ सोर्स क्रिस्टल का ज्यादा उपयोग नहीं है, फिर भी वे उन्हें संजोकर रखते हैं। आपको उन्हें उनके लॉ सोर्स क्रिस्टल से अलग करने के लिए अपनी जेब ढीली करनी होगी। डुआनहे ये समझ नहीं पाया कि लिन युआन को कानून स्रोत क्रिस्टल की आवश्यकता क्यों थी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और इस पर विचार करने लगा, क्या ऐसा हो सकता है कि चंद्र महारानी ने कानून स्रोत क्रिस्टल से कानून शक्ति निकालने का तरीका खोज लिया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर चंद्र महारानी को कानून स्रोत क्रिस्टल चाहिए तो वह बस इतना कह सकती है और सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञों की एक पंक्ति उन्हें देने के लिए दौड़ेगी। उनमें से इतने सारे होंगे कि सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञों को शायद ये चिंता होने लगेगी कि चंद्र महारानी उनके कानून स्रोत क्रिस्टल को अस्वीकार कर देंगी। मैं अपनी जेब में छेद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं स्वर्गीय युवती ग्रेड एलिमेंटल मोती और उनके लिए व्यापार करने की इच्छा के अनुसार इच्छाशक्ति रून के अनुसार कांस्य लीजेंफे बनाने का मौका इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब डुआनहे ने यह सुना तो उसका गला लगभग अपनी ही लार से घुट गया। क्या उसे अपनी दौलत का इतना दिखावा करने की जरूरत है? स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती, जो क्लास 4 क्रिएशन मास्टर्स के पेटेंट हैं, कब से आम व्यापारिक सामान बन गए हैं। डुआनहे ने महसूस किया कि कोई भी सम्राट श्रेणी का विशेषज्ञ लिन युआन के उस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करेगा जिसमें उन्होंने विधि स्रोत क्रिस्टल के लिए व्यापार करने की अपनी इच्छा के अनुसार इच्छाशक्ति रून के अनुसार कांस्य लीजेंफे बनाने का मौका दिया था। भले ही सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ अपनी इच्छाशक्ति रून के अनुकूल एक फे बनाने के लिए क्लास 4 क्रिएशन मास्टर को ढूंढ सकते हैं, लेकिन उन्हें किसी से मदद मांगनी होगी और अपनी प्रतिष्ठा पर भरोसा करना होगा। इसके लिए उन्हें बहुत सारे संसाधन खर्च करने होंगे। दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्री जुटाने में भी काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा। जब डुआनहे ने सहायता के लिए कक्षा 4 के सृजन मास्टर से संपर्क किया तो उन्हें कुछ दुर्लभ आध्यात्मिक अवयवों की खोज करने के लिए कहा गया। भले ही सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञों को स्वयं इस अवसर की आवश्यकता नहीं थी, परंतु उनके शिष्यों को संभवतः इसकी आवश्यकता थी। अपने सामने लटकते ऐसे अच्छे अवसर को देखते हुए सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ अपने विधि स्रोत क्रिस्टलों का व्यापार करने के लिए उत्सुक होंगे। डुआनहे ने पलकें झपकाईं और संकोच से पूछा, युवा मास्टर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप ऐसे कितने मौके दे रहे हैं? लिन युआन ने तुरंत जवाब दिया, मैं नीलामी में पेश किए गए स्वर्गीय युवती ग्रेड तत्व मोती की उसी श्रेणी की पेशकश करूंगी। मैं उनमें से 1000 निकालूंगी। जहां तक उनकी इच्छा के अनुसार इच्छाशक्ति रून के अनुसार कांस्य लीजेंफे बनाने के अवसर की बात है, मैं ज़रूरत के अनुसार उतने ही मोती दे सकती हूं। जैसे जैसे समय बीतता गया, लिन युआन ने लगभग 1300 स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल कर ली। हालांकि उन्होंने स्थिति पर विचार किया और किसी भी स्थिति के लिए अपने लिए कुछ बचाकर रखने का निर्णय लिया। इस प्रकार वह कानून स्रोत क्रिस्टल के बदले में 1000 स्वर्गीय युवती ग्रेड तत्व मोती का व्यापार करने की सीमा निर्धारित कर रहा था। जहां तक इच्छाशक्ति रून के अनुसार कांस्य लीजेंफे बनाने का सवाल है तो लिन युआन को प्रत्येक को बनाने में केवल आधा घंटा लगेगा। ये लिन युआन के लिए फेस को मजबूत करने का एक प्रशिक्षण भी था। सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ होने के बावजूद डुआनहे अवाक रह गया। उसने परम वैभव की दुनिया में कदम रखा था। क्या उसकी संपत्ति का भी कोई अंत है? धन सबसे महत्वपूर्ण कारक नहीं था। डुआनहे को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि लिन युआन ने किस तरह से क्रिएशन मास्टर संसाधनों को लापरवाही से फेंक दिया। डुआनहे ने अनुमान लगाया कि लिन युआन के पास क्रिएशन मास्टर संसाधनों का भंडार अवश्य होगा। उसने जो पागलपन भरा विचार छिपा रखा था वह अब फिर से चलने के लिए आतुर था। हालांकि वह नहीं जानता था कि लिन युआन के साथ इस विषय पर कैसे बात की जाए, क्योंकि यह विचार बहुत बेशर्मी भरा था। डुआनहे ने तर्क दिया कि चूंकि वह लिन युआन का रक्षक था, इसलिए उसकी अपनी ताकत बढ़ाना लिन युआन की शक्ति बढ़ाने के बराबर था। डुआनहे ने छलांग लगाने का निर्णय लिया और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रसारित की और एक गहरे नीले रंग का इच्छाशक्ति रून डुआनहे के सामने प्रकट हुआ। लिन युआन ने महसूस किया कि यह गहरे नीले रंग का विलपावर रून एक शुद्ध जल तत्व आभा लिए हुए था। इसमें कुछ भी विशेष नहीं था, हालांकि लचीलापन सर्वोपरि था। ये गहरे नीले रंग का इच्छाशक्ति रून संभवतः लगभग सभी जल तत्वीय जीवन रूपों के लिए उपयुक्त था। लिन युआन ने डुआनहे को भर्ती करते समय 3 प्रकार के प्रलोभन दिए थे।
दूसरा प्रलोभन ये था कि लिन युआन ने डुआनहे से वादा किया था कि वह उसके लिए एक कांस्य लीजेंड फे को विकसित करेगा जो कि उसकी इच्छाशक्ति रून के अनुसार होगा। अब जब वह जानता था कि डुआनहे ने क्या इच्छाशक्ति रून को समझा था, तो अत्यंत लचीला इच्छाशक्ति रून लिन युआन के लिए एक समस्या थी। लिन युआन ने डुआनहे की ओर मुड़कर पूछा, वरिष्ठ डुआनहे, क्या आपके मन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप अनुबंधित करना चाहेंगे? डुआनहे वहां खड़ा था और उसका चेहरा लाल हो गया था। वह लिन युआन के इस सवाल का इंतजार कर रहा था। लिन युआन किसी से बात कर रहा था तो उसे उसकी आंखों पर ध्यान देने की आदत थी। जब उसने डुआनहे से बात की तो उसने भी ऐसा ही किया। लिन युआन ने डुआनहे के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव को देखा और तुरंत समझ गया कि डुआनहे को जिस परी की जरूरत थी वह विशेष थी। लिन युआन के अनुमान के अनुसार डुआनहे ने अंत में कहा, युवा मास्टर, मुझे एक कांस्य लीजेंड फे चाहिए। क्या मुझे स्पिरिट ट्रांसफॉर्म के विशेष कौशल के साथ स्पिरिट साइफन गोल्डफिश मिल सकती है? लिन युआन के चेहरे पर एक अजीब भाव दिखाई दिया। डुआनहे का चेहरा लाल हो गया जब उसने लिन युआन की अजीब अभिव्यक्ति देखी। यदि डुआनहे ने यह अनुरोध कहीं और किया होता तो उसे तुरंत पागल करार दे दिया जाता। एक कांस्य लीजेंड स्पिरिट साइफन गोल्डफिश को विकसित करने के लिए आवश्यक स्पिरिट क्यूई 5 अन्य कांस्य लीजेंड फे को विकसित करने के बराबर थी। कांस्य लीजेंड फे को देखने के लिए बनाया गया था, लेकिन खोजने के लिए नहीं, क्योंकि उनमें से प्रत्येक के लिए भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती थी। डुआन ने कहा कि उन्होंने 5 कांस्य लीजेंड फे के लिए भी पूछा होगा, लेकिन यह वह विचार था जो डुआनहे के मन में तब आया जब उसने इच्छाशक्ति रून को समझ लिया था। जैसे जैसे 6 सिर वाला समुद्री दानव सांप अधिक शक्तिशाली होता गया, डुआनहे लड़ाई में इसका उपयोग करने की ओर अधिक इच्छुक हो गया। ये कहा जा सकता है कि डुआनहे के पास कोई युद्ध प्रणाली नहीं थी। उन्होंने अब तक थंडरवेव स्काई कैट स्नेल का पालन पोषण किया था, क्योंकि उसका पालन पोषण करना आसान था। उसे बस इतना करना था कि आंधी के दौरान बिजली गिरने दे। थंडरवेव स्काई कैट स्नेल युद्ध के दौरान स्वयं को 6 सिर वाले समुद्री दानव सांप के सिर से जोड़ सकता था और एक बिजली की छड़ बन सकता था जो बिजली के बोल्ट लॉन्च कर सकता था। यदि डुआनहे को एक युद्ध प्रणाली सौंपी जानी थी तो यह कहा जा सकता था कि वह 6 सिर वाले समुद्री दानव सांप की युद्ध शक्ति में सुधार करने के लिए अन्य परियों से अनुबंध करना चाहता था। वह अपना लाभ बढ़ाना चाहता था। इसके अलावा अपनी पत्नी को विकसित करना हमेशा सबसे अच्छा विकल्प था। डुआन वह हमेशा से ही जल प्रकार के फे से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार वह स्पिरिट सिफन गोल्डफिश के साथ अनुबंध करने में सक्षम था। आत्मा साइफन गोल्डफिश युद्ध के दौरान 6 सिर वाले समुद्री दानव सांप और डुआनहे की समाप्त हो चुकी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकती है तथा उनकी सहनशक्ति को बढ़ा सकती है। विशिष्ट कौशल स्पिरिट ट्रांसफॉर्म लक्ष्य को अपने शरीर में तात्विक ऊर्जा को आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित करने की भी अनुमति देगा। 6 सिर वाले समुद्री दानव सांप के शरीर में तात्विक ऊर्जा का सागर संग्रहित था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति सीमित थी। आत्मा रूपांतरण 6 सिर वाले समुद्री दानव सांप की सहनशक्ति को कई गुना बढ़ाने में सक्षम होगा। स्पिरिट साइफन गोल्डफिश एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करेगी जो लंबी लड़ाई के दौरान 6 सिर वाले समुद्री दानव सांप को मजबूत कर सकती है। स्पिरिट ट्रांसफॉर्म का विशेष कौशल स्पिरिट सिफन गोल्डफिश के लिए अद्वितीय था, इसलिए इसके साथ अनुबंध करना ही एकमात्र तरीका था। जैसे ही डुआनहे ने असहजता दूर करने के लिए विषय बदलने की कोशिश की, लिन युआन ने जवाब दिया, मुझे लगा कि यह कोई अपमानजनक अनुरोध होगा। यह आसान है। नीचे लाल चंदन की दीर्घायु मछली के टैंक में एक 5 फॉर्चून रांचू है जिसमें विशेष स्पिरिट ट्रांसफॉर्म कौशल है। मैं इसे बाहर निकालूंगा और कुछ दिनों में आपके लिए इसे विकसित करूंगा। लिन युआन ने सोचा था कि डुआनहे किसी दुर्लभ जल प्रकार के परी के पीछे होगा। अगर ऐसा हुआ तो लिन युआन मुश्किल स्थिति में पड़ जाएगा। यद्यपि लिन युआन को स्पिरिट साइफन गोल्डफिश पर अधिक प्रयास करने की आवश्यकता थी, लेकिन यह उसके लिए मुश्किल नहीं था। डुआनहे ने मान लिया था कि लिन युआन उसे अस्वीकार कर देगा, इसलिए वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि लिन युआन ने कितनी सहजता से सहमति दे दी। इस प्रकार डुआनहे बेहद उत्साहित और भावुक हो गया। अब जिस स्तर पर वह था, वहां तक पहुंचने के बाद डुआनहे को यह समझ में आ गया था कि क्रिएशन मास्टर संसाधनों को इकट्ठा करना कितना कठिन था। हालांकि लिन युआन ने बिना शर्त उस अनुरोध पर सहमति व्यक्त की थी जिसे डुआनहे ने सीमा से परे समझा था। इससे डुआनहे में निष्ठा की भावना भर गई और उसने दयालु लिन युआन की अपनी सर्वोत्तम क्षमता से सेवा करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। डुआनहे ने अपना आभार व्यक्त नहीं किया। उसे लगा कि मौखिक रूप से आभार व्यक्त करने की कोई जल्दी नहीं थी। लिन युआन ने देखा कि प्रशिक्षण कक्ष की एक छोटी सी खिड़की से आकाश धीरे धीरे काला हो रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, वरिष्ठ डुआनहे, आपको कुछ समय के लिए लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लिसनिंग के साथ रहना चाहिए। झेंग परिवार हाल ही में वहां जा रहा है। डुआनहे ने जोर से सिर हिलाया। मैं तब लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रहूंगा। मैं दिन में जाकर लॉ सोर्स क्रिस्टल्स की व्यवस्था करूंगा।
डुआनहे ने लिन युआन और जेंग परिवार के बीच दुश्मनी देखी थी और सभी घटनाओं की प्रगति देखी थी। जियाओ हानजोंग ने लिन युआन पर हमला किया था और उसे मारना चाहता था। लिन युआन ने बदले में जियाओ हानजोंग और जेंग परिवार के दुष्वप्नवी को मार डाला था। जब तक जेंग परिवार को लिन युआन की पहचान नहीं पता थी, तब तक वे मौत तक संघर्ष करते रहे। यदि जेंग परिवार को लिन युआन की पहचान के बारे में पता चल गया, तो जेंग परिवार संभवतः लिन युआन से क्षमा मांगने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। लेकिन जिस तरह से लिन युआन ने इसके बारे में बात की, उससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उसका ये खुलासा करने का कोई इरादा नहीं था कि वह चंद्र महारानी का शिष्य था। चूंकि यह मामला था, जेंग परिवार बर्बाद हो गया। उसके साथ बातचीत करने के बाद डुआनहे को पता चला कि लिन युआन ने कोई दिखावा नहीं किया था, न ही वह रेडिएंट मून पैलेस पर भरोसा करने का इरादा रखता था। इससे डुआनहे को थोड़ा संदेह हुआ। अगर लिन युआन रेडिएंट मून पैलेस पर भरोसा नहीं करता था, तो उसके पास क्रिएशन मास्टर संसाधनों का खजाना कहाँ से आया? केवल मास्टर होंग शेन पर भरोसा करके इतना कुछ हासिल करना उसके लिए असंभव था। हालांकि डुआनहे ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह अब स्काई सिटी का हिस्सा था और वह लिन युआन के साथ हर मुश्किल में साथ रहेगा, चाहे उसे रास्ते में कितने भी संसाधन क्यों न मिल जाएं। यदि लिन युआन के पास अधिक संसाधन होते तो इससे डुआनहे को भी लाभ होता। जब लिन युआन ने डुआनहे के साथ बातचीत समाप्त की, तो उसे एहसास हुआ कि लिसन और जोउ लुओ पहले ही हवेली छोड़ चुके थे। लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पिछले कुछ समय से बहुत चहल पहल थी, क्योंकि उनके पास जमा किए गए लग्जरी सामान बिकने वाले थे। इसलिए लिसनिंग और जोउ लू इतने व्यस्त थे कि वे भोजन करने के लिए हवेली में भी नहीं आ पाए। डुआनहे ने लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर प्रस्थान किया और उन बाधाओं से निपटने के लिए तैयारी की जिन्हें बलपूर्वक पार किया जा सकता था। जैसे ही लिन युआन अपने कमरे में लौटने वाला था और पवित्र तलवार चलाने वाली रानी को कानून स्रोत क्रिस्टल खिलाने के लिए स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था, वैन यू लिन युआन के पास गया और कहा, युवा मास्टर, मैं आज रात हिडन मून पवेलियन जाना चाहता हूँ। मैंने जेंग परिवार के बारे में सारी जानकारी व्यवस्थित कर ली है। इसलिए मैं जेंग परिवार का समर्थन करने वाले मियाओ परिवार के बारे में जानकारी तैयार करने में जुट जाना चाहता हूँ। किसी भी आपात स्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना बेहतर होता है। लिन युआन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, आगे बढ़ो। कल स्टार वेब पर निजी क्षेत्र खुल जाएगा और गुड की भूमिका की घोषणा की जाएगी। हम सौभाग्य पत्र भी देंगे। यदि आप समय पर वापस आ सकते हैं, तो मैं आपको पूरा क्षेत्र तलाशने के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। वेन यू ने तुरंत चुटकी लेते हुए कहा, युवा मास्टर, मैं कल सुबह तक निश्चित रूप से वापस आ जाऊंगा। वेन यू ने धीरे से कहा, उड़ो, कागज का नृत्य। 2 वेन यू एक कागज के टुकड़े में बदल गया और हवा के साथ उड़ गया। लिन युआन इस परिवर्तन से हैरान था, लेकिन जल्द ही वह मुस्कुराने लगा। युआन को नहीं पता था कि वेन यू पिछले 2 दिनों से जेंग परिवार के बारे में जानकारी जुटा रही थी। वह आज ऑल स्टार मैच देखने के लिए उनके साथ रेडियंस पैलेस भी गई थी। उसे आराम करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला था। फिर भी उन्होंने अपने पास उपलब्ध थोड़े से खाली समय का उपयोग कागज तत्व स्रोत प्रकार के जीवन रूप को कांस्य अभिजात वर्ग में विकसित करने में किया। जब तक वेन यू एक कागज के टुकड़े में तब्दील हुआ, लिन युआन ने पहले ही स्रोत प्रकार के जीवन रूप की विशेषताओं को सच्चे डेटा के साथ जांच लिया था। फे नाम एलिमेंटल पेपर, खिलता हुआ कागज का फूल। फी प्रजाति मौलिक रेत। 2 फे ग्रेड कांस्य 3/10। फे टाइप स्रोत। फे क्वालिटी एलीट। क्षमताएं। कागज का नृत्य, शरीर को कागज के एक टुकड़े में बदल दे जो शारीरिक हमलों से प्रतिरक्षित हो। हालांकि यह विशेष रूप से तात्विक हमलों के प्रति कमजोर है। कागज में टेलीपोर्टिंग शक्ति होती है। टेलीपोर्टेशन का उपयोग हर 5 सेकंड में किया जा सकता है और इसकी त्रिज्या 3 किलोमीटर है। पेपर क्रेन का वादा, कागज को एक साथ रखकर एक पेपर क्रेन बनाई जाएगी जो संदेश भेज सकती है। पेपर क्रेन पर संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति की आभा उकेरी जाएगी। यदि प्राप्तकर्ता के अलावा कोई अन्य व्यक्ति पेपर क्रेन को छूता है, तो यह आग की लपटों में बदल जाएगी। पेपर क्रेन में टेलीपोर्टिंग पावर है जो डांस ऑफ पेपर की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। विशिष्ट कौशल, स्वर्ग के रहस्य सुने, ठेकेदार रहस्यों की एक किताब बन जाएगा जो उड़ते हुए कागज के टुकड़े से जुड़ा हुआ है। जब किताब के पन्ने पलटे जाते हैं, तो वह उड़ते हुए कागज के टुकड़े में कोई भी ज्ञान स्थानांतरित कर सकता है। जब लिन युआन ने वेन यू द्वारा तैयार किए गए एलिमेंटल पेपर को देखा, तो वह आश्चर्यचकित रह गया। इसकी लड़ने की क्षमता के संदर्भ में लिन युआन केवल इतना ही कह सकता था कि यह कचरा था। एलिमेंटल पेपर में मूलतः लड़ने की कोई क्षमता नहीं थी। युद्ध में उपयोग की जा सकने वाली एकमात्र क्षमता कागज का नृत्य थी, जो हर 5 सेकंड में प्रकाशित होती थी। इसका उपयोग टेलीपोर्टेशन के लिए किया जा सकता है। जहां तक कागज के नृत्य के शारीरिक हमलों से प्रतिरक्षित होने की बात है, लिन युआन को लगा कि यह एक अच्छी आत्मसुरक्षा क्षमता है। हालांकि ये तात्विक हमलों के दुगुने प्रभाव के प्रति संवेदनशील था।
इस तरह की सीमा ने आत्मसुरक्षा पहलू को निरर्थक बना दिया। आखिरकार सभी स्पिरिट क्यू पेशेवर कई फेया को अनुबंधित कर सकते हैं, और अधिकांश स्पिरिट क्यू पेशेवरों के पास ऐसे फेया होते हैं जो तात्विक हमलों में विशेषज्ञ होते हैं। वेन यू पेशे से एक सृजन मास्टर थी और उसकी कोई भी परी युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं थी। इस प्रकार एलिमेंटल पेपर के अयोग्य युद्ध कौशल से वेन यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा। गैर लड़ाई के दृष्टिकोण से जासूसी के मामले में एलिमेंटल पेपर एक अत्यंत कीमती खजाना था। सिल्वर मैसेंजर कबूतर, जिसका उपयोग रहस्य बताने के लिए किया गया था, लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक पेड़ पर पकड़ा गया था और उसने जैन परिवार के बारे में कुछ समाचार दिया था। पेपर क्रेन्स प्रॉमिस नामक क्षमता का प्रयोग प्रत्येक बार संदेशवाहक कबूतर की तरह होता था। संदेशवाहक कबूतर एक साधारण परी था। यदि कोई उच्च श्रेणी का सृजन मास्टर इसे धोखा देने के लिए एक विशेष तकनीक का उपयोग करता है, तो संदेशवाहक कबूतर अब सुरक्षित नहीं रहेगा। हालांकि पेपर क्रेन का वादा इस तरह के जोखिम को दूर कर देगा। पेपर क्रेन का वादा वेन यू द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, इसलिए रहस्यों के लीक होने का कोई खतरा नहीं था। पेपर क्रेन के वादे में टेलीपोर्टिंग की शक्ति थी जो डांस ऑफ पेपर से 10 गुना ज्यादा थी। दूसरे शब्दों में, पेपर क्रेन का वादा हर 5 सेकंड में 30 किलोमीटर और 1 मिनट में 360 किलोमीटर उड़ सकता था। जैसे जैसे एलिमेंटल पेपर की शक्ति बढ़ती जाएगी, उसकी क्षमताएं भी मजबूत होती जाएंगी। पेपर क्रेन के वादे की टेलीपोर्टेशन क्षमता भी मजबूत हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि पेपर क्रेन का वादा अधिकांश परियों की तुलना में बहुत तेज था। ये पहले से ही मैसेंजर कबूतर से कई गुना तेज था। पेपर क्रेन का वादा स्काई सिटी में संदेश पहुंचाने की अनूठी विधि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे स्काई सिटी को अपने चारों ओर रहस्य की एक और परत जोड़ने का मौका मिलेगा। जहां तक हेयर हेवन सीक्रेट्स की बात है, इसने वेन यू को एक असाधारण खुफिया एजेंट बनने का मौका दिया। लिन युआन, जो दूसरी दुनिया से आया था, अच्छी तरह जानता था कि शैतान विवरणों में छिपा है। एलिमेंटल पेपर के हेवन सीक्रेट्स ने वेन यू को जानकारी रिकॉर्ड करते समय लापरवाह विवरणों को याद करने से बचाया। अगर उसकी पता लगाने की शक्ति काफ़ी मजबूत होती, तो वेन यू स्काई सिटी की एक महिला खुफिया नेटवर्क बनने में सक्षम होती। लिन युआन को अचानक ग्रे का ख्याल आया। स्काई क्लाउडेड क्रेन में इसका रूपांतरण लिन युआन के लिए एक सुखद आश्चर्य था। ये फ्लोटिंग आइलैंड वेल के लिए एक आदर्श आवरण प्रभाव प्रदान करने में सक्षम होगा जो कि अंडे से निकलने वाला था। ये फ्लोटिंग आइलैंड वेल को बाहरी जासूसी और संवेदन से छिपाएगा। ग्रेस क्लाउड मॉफ भी इसके साथ साथ अधिक शक्तिशाली होता जाएगा और अंततः आकाश में पृथ्वी के बराबर स्थान को कवर करने में सक्षम हो जाएगा। ये सबसे अच्छा होगा यदि वेन यू की संवेदन क्षमता को ग्रे के क्लाउड मॉफ से जोड़ा जा सके। यदि ऐसा है, तो एलिमेंटल पेपर्स या हेवन सीक्रेट्स क्लाउड मॉफ द्वारा कवर किए गए क्षेत्र की सभी घटनाओं को रिकॉर्ड करने और अचूक जानकारी प्रदान करने में सक्षम होंगे। लिन युआन ने अपने माथे पर हाथ मारने से पहले इस पर सोचा। उसे लगा कि उसकी कल्पना बेकाबू हो गई है। हुक्वान अपने कमरे से बाहर आया और उसने देखा कि लिन युआन उसके कमरे के प्रवेश द्वार पर अपने माथे पर थप्पड़ मार रहा है। उसने मन ही मन सोचा कि लिन युआन बहुत बेवकूफ़ लग रहा है। क्या अपने माथे पर थप्पड़ मारना अच्छा लगता है? क्या मुझे तुम्हारे लिए एक स्मार्ट हाथ बनाने की ज़रूरत है जो हर कुछ सेकंड में तुम्हारे माथे पर 100 बार थप्पड़ मारे? क्या इससे तुम्हारी खुशी बढ़ेगी? हु युआन ने पूछा। एक लिन युआन, जो अपने कमरे में प्रवेश करने वाला था, उसके सुंदर चेहरे पर एक संदिग्ध भाव था। हुक्वान के दिमाग में क्या गड़बड़ है? उसने ऐसी अजीब बातें क्यों कही? लेकिन अगर हम एक ऐसा स्मार्ट हाथ बेचते हैं जो हर कुछ सेकंड में किसी चीज़ को 100 बार मार सकता है, तो मुझे यकीन है कि यह लोकप्रिय होगा। एक जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे लुप्त हो गया, लाल रंग से रंगा आकाश पूर्व से आ रहे अंधकार से भर गया। यह आकाश में जलती हुई एक कमजोर लौ की तरह थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। 4 लोग, 2 पुरुष और 2 महिलाएं, एक पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर पसीने से तरबतर हो रहे थे और जोर जोर से हौंफ रहे थे। ये स्पष्ट था कि उन चारों ने खड़ी चोटी पर चढ़ने में अपनी सारी ताकत लगा दी थी। झांग शियाओबाई जमीन पर लेट गया और चिल्लाया, लानत है उस एक्सट्रीम गिल्ड क्लब पर। मुझे खुद को पुनर्जीवित करना होगा। झांग शियाओबाई ने उस चिल्लाहट के साथ अपनी सारी कुंठाएं व्यक्त कर दी थीं और एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के प्रति अपनी सारी भावनाएं व्यक्त कर दी थीं। वह ये ध्यान देने में विफल रहा कि शिन यंग, जो उसके बगल में बैठी थी, उसे प्यार से देख रही थी। झांग शियाओबाई को सिर्फ एक बार चिल्लाने के बाद संतुष्टि महसूस नहीं हुई, इसलिए उसने फिर से चिल्लाया, मैं पुनर्जीवित नहीं हो सकता। मनहूस शिन यंग ने मुझे फंसा लिया है। इससे पहले कि झांग शियाओबाई चिल्लाना समाप्त कर पाता, उस पर प्रेम से प्रेरित एक हाथ से शक्तिशाली हमला हुआ। शोकपूर्ण चीखों की एक श्रृंखला ने सूर्यास्त के रंगों को भयभीत कर दिया, जिससे वह शीघ्र ही अंधकार में डूब गया। अभी आसमान धीरे धीरे काला हो रहा था। झांग शियाओबाई अपना पेट इस तरह रगड़ रहा था मानो वह कोई जवान पत्नी हो जिसे अभी अभी धमकाया गया हो। शिन यंग का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने झांग शियाओबाई की ओर देखना बंद कर दिया।
लू पिनरू और तान रान को पहले से ही इसकी आदत थी, मानो चौकड़ी हमेशा दिन में कई बार ऐसी चीज़ों से गुजरती होगी। ऐसा लगा जैसे वे पहले से ही इससे सुन्न हो चुके थे। लू पिनरू ने कहा, चलो पहाड़ से उतरते ही अच्छा खाना खाते हैं, तब तक हम सब भविष्य के बारे में अपने विचार साझा कर सकते हैं। जब लू पिनरू बोल रही थी तो वह पहाड़ की तलहटी में रोशनी को देख रही थी, जबकि उसकी आंखें चमक रही थीं। ये स्पष्ट था कि लू पिनरू की वर्तमान भावनाएं उतनी शांत नहीं थीं जितनी वह सतह पर दिख रही थी। इससे पहले, जब एक्सट्रीम गिल्ड क्लब ने दुर्घटना के कारण झांग शियाओबाई को छोड़ दिया था और शिनयंग, तान रान और लू पिनरू के प्रति अपना रवैया बदल दिया था, तो वे सभी इससे निराश थे। लेकिन जब लू पिनरू को अपने शरीर का उपयोग करके उस क्षमता को रोकने का आदेश दिया गया जो आध्यात्मिक क्षति का कारण बनती, तो उनके दिल पहले ही मर चुके थे। बहुत समय पहले लू पिनरू को पहले से ही एहसास हो गया था कि एक्सट्रीम गिल्ड क्लब में कुछ गड़बड़ है और वह ऐसे गिल्ड क्लब में नहीं रहना चाहता था जो पूरी तरह से एक व्यापारी संगठन द्वारा संचालित हो। हालांकि झांग शियाओबाई, शिनयंग और तान रान सभी उस समय इस टूर्नामेंट के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। लू पिनरू भी इस तिकड़ी के साथ टूर्नामेंट के मंच पर खड़ा होना चाहती थी, जो हर समय एक दूसरे का समर्थन करती थी। इस तरह लू पिनरू इस समय एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के प्रति अपनी नाराजगी को दबा रही थी। दुर्घटना के बाद एक्सट्रीम गिल्ड क्लब ने जो किया था उसे जानने के बाद लू पिनरू वास्तव में सबसे शांत व्यक्ति था। वर्तमान में लू पिनरू की धड़कती भावनाएं लिन युआन के प्रति कृतज्ञता से भरी हुई थीं और साथ ही उस समय की मधुर यादें भी थीं जब उसने अपनी जवानी एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के लिए बलिदान कर दी थी। लू पिनरू से भविष्य के बारे में उनके विचार सुनने के बाद झांग शियाओबाई ने जल्दी से कहा, मैंने आप सभी को पहले ही यह बता दिया है। लिन युआन ने एक गिल्ड क्लब भी स्थापित किया है और हम चारों को भर्ती करना चाहता है। मैं पहले ही सहमत हो गया हूँ। आप सभी क्या सोचते हैं? झांग शियाओबाई का सवाल सुनकर शिनयंग ने उसकी तरफ आंखें घुमाईं। तुम्हारा क्या मतलब है? झांग शियाओबाई शिनयंग के सवाल से चौंक गया और उलझन में पड़ गया। इसके तुरंत बाद झांग शियाओबाई ने शिनयंग को ये कहते हुए सुना, क्या तुम अब भी मुझे छोड़ना चाहते हो? मैंने पहले ही एक्सट्रीम गिल्ड क्लब में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। कल मैं एक्सट्रीम गिल्ड क्लब जाऊंगा और समझौते की सामग्री की पुष्टि करूंगा। मैं 3 दिनों में एक स्वतंत्र व्यक्ति बन जाऊंगा। तान रैन जमीन से उठ बैठी और बोली, मैं भी लिन युआन के गिल्ड क्लब में जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं पहले जैसी जवान नहीं रही। टैन रैन के शब्दों ने झांग शियाओबाई और शिनयंग को चुप करा दिया। ये सच था, उनमें सबसे कम उम्र का व्यक्ति तन रान था और वह पहले से ही 24 साल का था। वे अब पहले जैसे युवा नहीं रहे। झांग शियाओबाई ने पहाड़ की तलहटी में मंद होती रोशनी को देखने के लिए मुड़कर देखा और अचानक हिचकिचाया। तभी एक शांत और दृढ़ निश्चयी महिला की आवाज़ गूंजी, आप सभी अचानक उदास क्यों हो गए? क्या हमारा सपना टूर्नामेंट के मंच पर होना नहीं है? इसे ऐसे समझो जैसे हम अपने पिछले 10 साल फिर से जी रहे हैं। झांग शियाओबाई, शिनयंग और तान रान लू पिनरू की बातें पचा रहे थे। उस समय लू पिनरू ने हल्के से गुनगुनाना शुरू किया, लेकिन उसका सुर थोड़ा बिगड़ा हुआ था। मेरे सपने का जवाब हमेशा मेरे ही हाथ में है। मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो खुद को ऊर्जा दे सकता हूँ। एक लाइन गाने के बाद लू पिनरू ने कहना जारी रखा, क्या आप सभी को स्पैरो वॉयस लोली देवी का गाना अभी भी याद है? लिन युआन ने हमारे सपनों का जवाब हमारे हाथों में रख दिया है। क्या हम इसे नहीं पकड़ेंगे? भले ही हमारी ताकत पर्याप्त न हो और हम रिजर्व टीम के सदस्य न हो सकें, लेकिन लिन युआन के गिल्ड क्लब का स्टाफ सदस्य होना भी अच्छा है। मैं लिन युआन का इतना ऋणी हूं कि मैं इस जीवन में उसे चुका नहीं सकता। मैं अपने जीवन के शेष आधे समय में लिन युआन के गिल्ड क्लब में एक अजीबोगरीब कामगार बनूंगा। लू पिनरू आम दिनों में बहुत शांत रहती थी और बहुत कम बोलती थी, लेकिन लू पिनरू के कहे शब्दों में असीम शक्ति थी। उसने तीनों के संदेह दूर कर दिए थे और आगे का रास्ता रोशन कर दिया था। रास्ता ढूंढने के बाद झांग शियाओबाई ने एक अनुचित मुस्कान बिखेरी और खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, बाद में चलो आसनल में खाना खाने चलते हैं। मुझे एक बढ़िया दुकान मिल गई है। जब शिनयंग ने झांग शियाओबाई की बातें सुनी तो उसे लगा कि उसकी मुट्ठी में फिर से खुजली हो रही है। तान रैन को समझ में नहीं आया कि झांग शियाओबाई ने जिस आसनल का जिक्र किया था वह क्या था और उसे लगा कि उसने गलत सुना है। फिर उसने पूछा, भाई शियाओबाई, आसनल किस तरह की जगह है? क्या हम वहाँ खाना खा सकते हैं? झांग शियाओबाई ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए और हंसते हुए कहा, बंदूकें, गोलियां, तोपें, गाय प्रजाति का भूत, बकरी प्रजाति का भूत, सब कुछ। ये बहुत खूबसूरत है। मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं वहाँ खाना खत्म करूंगा, शिनयंग। इससे पहले कि झांग शियाओबाई अपनी बात पूरी करता, उसे शिनयंग से एक जोरदार मुक्का मिला। तान रैन को अभी भी समझ नहीं आया और जब उसने आगे पूछना चाहा तो लू पिनरू ने उसके कान बंद कर दिए। लू पिनरू ने तुरंत कहा, रॉयल कैपिटल में एक नया बुफे रेस्तरां खुला है। कहा जाता है कि इसमें बहुत बढ़िया खाना मिलता है।
मुझे आश्चर्य है कि क्या यह अन्य बुफे रेस्तरां की तरह रहस्यमय तरीके से बंद हो जाएगा। हमें वहाँ अच्छा खाना खाने का अवसर जब्त करना चाहिए। खूब हंसी मजाक करने के बाद चौकड़ी ने हजारों घरों की लाइटें जलती देखीं। जिस चौकड़ी को अपनी ख्वाहिश फिर से मिल गई, उसके दिल में एक बेफिक्री भरी भावना थी। अचानक वे चारों एक प्रकार की अंतर्दृष्टि की स्थिति में पहुंच गए। जब झांग शियाओबाई ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि बाकी 3 लोग उसे घूर रहे थे। झांग शियाओबाई खांसते हुए खड़े हो गए और गर्व से बोले, मैंने पहले गलती से एक इच्छाशक्ति रून को समझ लिया था। बोलने के बाद झांग शियाओबाई ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रसारित की और झांग शियाओबाई की आत्मा से आशा की एक इच्छाशक्ति निकल पड़ी। झांग शियाओबाई ने अभी अभी अपनी शान दिखाना समाप्त किया था कि तीनों उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वे किसी मूर्ख को देख रहे हों। इसके तुरंत बाद शिनयंग, तान रान और लू पिनरू ने एक ही समय में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रसारित की। 3 इच्छाशक्ति रून प्रकट हुए और झांग शियाओबाई के इच्छाशक्ति रून के साथ तैरने लगे। उस समय चौकड़ी दंग रह गई। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और महसूस किया कि यह अविश्वसनीय था। चारों इच्छाशक्ति रून लगभग एक जैसे थे और उनमें आशा की आभा थी। अगले ही पल चारों ने हाथ पकड़ लिए और पहाड़ की चोटी पर कूदना और जयकार करना शुरू कर दिया। ये वाकई खुशी से भरा हुआ था। उनके सभी हाथ ऊपर उठे हुए थे और उन्हें लगा कि वे क्षितिज को छू सकते हैं। ... झांग शियाओबाई और अन्य लोग हाउस ऑफ एनविएबल फ्रेग्रेंस की ओर जाने वाले एक वाहन पर बैठे थे और अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे। अचानक ईर्ष्यापूर्ण सुगंध के घर से एक तेज आवाज गूंजी और अंदर से जल तत्वों का उछाल आया। जैसे ही जल तत्व फटा, एक आकृति दरवाजे के साथ बाहर उड़ी और जोर से जमीन पर गिर पड़ी। इसके तुरंत बाद एक स्त्री जैसी चीख सुनाई दी, शीजू, क्या तुम खुद को पोर्क ट्रॉटर या पोर्क शोल्डर समझते हो? यह महिला तुम्हें कैसे पसंद कर सकती है? झांग शियाओबाई, शिनयंग, तान रान और लू पिनरू इतने स्तब्ध रह गए कि उनकी लार टपकने लगी। ये स्थिति क्या है? क्या रेडियंस 100 सीक्वेंस #6 थंडरस्टॉर्म फीस्ट शेजू ने वास्तव में रेडियंस 100 सीक्वेंस #21 फूड हिटर झाओ शियाओचुन से अपने प्यार का इजहार किया था? ये बहुत बड़ा घोटाला है। रत्नजटित एक द्वीप पर मूल रूप से विभिन्न आकार और आकृति वाले 8 ऊंचे टॉवर थे। 7 ऊंची मीनारों पर 32-32 गायक घुटनों के बल बैठकर धीमे स्वर में मंत्रोच्चार कर रहे थे। प्रत्येक 32 गायकों के साथ एक प्रमुख गायक होता था, जिसका बायां हाथ संबंधित टॉवर से संबंधित कार्डिनल कैनन को बजाता रहता था, जबकि दायां हाथ नशा करता रहता था। हालांकि एक टावर पर 32 गायक और मुख्य गायक ने मंत्रोच्चार करना बंद कर दिया था और वे खड़े हो गए थे। अभी टावर पहले ही जमीन से ऊपर उठ चुका था और हवा में लटका हुआ था। मीनार के अंदर एक विशाल सिंहासन था जो विभिन्न प्रकार की विचित्र हड्डियों से बना हुआ था, तथा वहां एक विशालकाय विचित्र मांस का गोला भी था। सिंहासन के नीचे थोड़ी दूरी पर खाली आंखों वाली एक छोटे बालों वाली युवती धीरे धीरे अपना सिर हिला रही थी। छोटे बालों वाली युवती के बाएं कान में एक बाली थी जो हर बार हिलाने पर एक स्पष्ट और तीखी आवाज निकालती थी। यह बाली बहुत खास थी और इसमें 3 रंगीन क्रिस्टल लगे थे जो एक नाखून के आकार के थे। तीनों क्रिस्टलों में से प्रत्येक के भीतर एक रहस्यमय और असाधारण विदेशी जानवर घूम रहा था और इसमें कानून की एक केंद्रित आभा थी। इसके अलावा एलियन जानवरों के कानून इतने सघन थे कि एक ही कानून पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकता था। हालांकि ऐसे 3 एलियन जानवर रंगीन क्रिस्टल में फंसे हुए थे जो केवल एक नाखून के आकार के थे। अचानक हड्डियों के सिंहासन से विशालकाय विचित्र मांस ने एक स्पष्ट और गूंजती हुई आवाज निकाली, बहन 3rd पेज, तुम वहां क्यों खड़ी हो और अपने बालों को झटकते हुए क्यों देख रही हो? ऐसा लगता है कि तुमने एक प्रेम पत्र देखा है जिस पर कोई पता नहीं है। ये बहुत घिनौना है। इसके अलावा आपकी अभिव्यक्ति से ऐसा लगता है जैसे आपके पास कोई घाटे का सौदा है जिसे आप पिछली सदी में बेच नहीं पाए थे और वह इस सदी में आपके हाथ में वापस आ गया है। सबसे शुद्ध वाणी ने सबसे कठोर शब्द कहे, मानो वह प्राचीन काल से अपरिवर्तित सत्य कह रही हो। यद्यपि छोटे बालों वाली युवती में पूर्ण सौंदर्य था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि वह एक कुरूप व्यक्ति में बदल गई है जो दर्पण में देखने की हिम्मत नहीं करती। ये कथन सुनते ही छोटे बालों वाली युवती की खाली आंखें पापी चमक के साथ हिंसक रूप से चमक उठी। गे 5वां पृष्ठ सत्य, तुम पवित्र भूमि को छोड़कर स्टार्लिंग लाइन्स महाद्वीप की ओर जाने वाली हो। ये बड़ी बहन तुम्हें विनम्रतापूर्वक विदा कर रही है और तुम वास्तव में ये कहने की हिम्मत करती हो कि यह बड़ी बहन बदसूरत है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि यह बड़ी बहन तुम्हारे सड़े हुए मांस की परत को चीर देगी और तुम्हारे अंदर के बगीचे को नष्ट कर देगी? जब 3rd पेज इटर्नल सिन ने अपनी बात खत्म की तो हड्डियों के सिंहासन पर मौजूद विशालकाय विचित्र मांस तुरंत फट गया। एक असामान्य रूप से सुंदर दिखने वाला युवा लड़का बाहर आया और वह बिल्कुल चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसा दिख रहा था। उस नन्हे लड़के की पीठ को देखकर कोई भी उस विशाल मांस की दरार के अंदर देख सकता था। ये बचपन से भरा एक मनोरंजन पार्क था। यहाँ तक कि मेज पर छोटे छोटे खिलौने वाले बत्तख और आधा खाया हुआ स्ट्रॉबेरी केक भी देखा जा सकता था।
चिंता मत करो सिस्टर। थर्ड पेज। किसी बदसूरत व्यक्ति को करीब से देखना बहुत निर्दयी है। ये बच्चा अब आपकी तरफ नहीं देख रहा है। फिफ्थ पेज। ट्रुथ के शब्दों को सुनने के बाद थर्ड पेज इटर्नल सिन की अभिव्यक्ति पूरी तरह से वापस आ गई और उसकी आंखें अपनी खाली अवस्था में लौट आईं। काफी देर बाद थर्ड पेज इटर्नल सिन ने कहा, बड़ी बहन मूल रूप से आपको कुछ बताना चाहती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है। 5वें पृष्ठ। सत्य ने जवाब दिया, जैसे कि यह कोई मामला नहीं था, आप अपने लिए बेहतर चिंता करें। टोटेम चंद्रमा जो ऊपर से डार्कस्टोन महाद्वीप को रोशन कर रहा है, उसने उज्ज्वल चांदनी जारी की है और आधे डार्कस्टोन महाद्वीप को विघटित कर दिया है। इसने मूल रूप से डार्कस्टोन महाद्वीप पर 7वें पेज युद्ध द्वारा स्थापित सभी प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया है। क्या आपको लगता है कि यह चेंगवू से संबंधित है, जिसकी आपने सिस्टर सेवेंथ पैगा को सिफारिश की थी? के सिस्टर थर्ड पेज सचमुच एक बुरी औरत है। थर्ड पेज इटर्नल सिन अचानक प्रतिक्रिया में चमक उठी और अपनी उंगली से धीरे से फिफ्थ पेज ट्रुथ के माथे की ओर इशारा किया। अनंत पाप की हरकतों से सत्य चौंक गया और तुरंत उसके चेहरे पर गंभीरता का भाव प्रकट हो गया। उस समय थर्ड पेज इटर्नल सिन ने ठहाका लगाया। रेडियंस फेडरेशन की मून एम्प्रेस उस स्तर पर पहुंच गई है और सेवेंथ पेज वॉर को आशंकित होने की जरूरत है। जहां तक इस बड़ी बहन की बात है तो मैं आशंकित नहीं हूं। 5वें पेज। सत्य ने एक गहरी सांस ली और अब तीसरे पेज अनंत पाप के साथ पहले किए गए उसी लापरवाह व्यवहार का उपयोग नहीं किया। ऐसा लगता है कि भाई फर्स्ट पेज और बहन सेकंड पेज के अलावा बहन थर्ड पेज भी उस स्तर पर पहुंच गई है। बधाई हो। 5वां पृष्ठ। सत्य अभी भी शुद्ध आवाज का उपयोग करके ऐसे आश्वस्त करने वाले शब्द बोल रहा था जो सत्य जैसे लग रहे थे। हालांकि स्वर में बधाई देने की भावना का कोई संकेत नहीं था। तीसरा पेज। अनंत पाप मुड़ा और टॉवर से बाहर चला गया। जब वह प्रवेश द्वार पर थी तो उसने अंतिम स्पष्ट ध्वनि के लिए अपने बाएं कान की बाली को हिलाया। जब सत्य के टॉवर को स्टार्लिंग लाइन्स कॉन्टिनेंट के महान रसीले संघ में स्थानांतरित किया जाता है तो आपको सावधान रहना होगा। बोलने के बाद थर्ड पेज इटर्नल सिन ने छलांग लगाए और जमीन पर आ गिरा, जो रत्नों से जड़ी हुई थी। तीसरे पृष्ठ के शाश्वत पाप के शब्दों को सुनकर 5वें पृष्ठ के सत्य ने अपना हाथ हिलाया और एक साधारण हड्डी का राजदंड प्रकट हुआ। थर्ड पेज इटर्नल सिन के शब्दों पर कोई ध्यान दिए बिना फिफ्थ पेज ट्रुथ ने अपने हाथ में हड्डी का राजदंड रगड़ा और मुंह बनाते हुए कहा, ग्रेट लश एक ऐसी जगह है जहां इस बच्चे ने बहुत समय पहले ही बीज बो दिए थे। बीज पहले ही अंकुरित हो चुके हैं। अब समय आ गया है कि यह बच्चा ग्रेट लश की सारी कलियां उखाड़ ले। जैसे ही फिफ्थ पेज ट्रुथ की आवाज शांत हुई, हवा में लटका हुआ ट्रुथ का टॉवर आसमान में फट गया। थर्ड पेज इटर्नल सिन जमीन पर खड़ी थी और सत्य के टॉवर को देख रही थी जब वह बुदबुदा रही थी। अजीब बात है, 5वें पेज। सत्य के पवित्र स्रोत जीवन रूप को इस दुनिया का सबसे भयानक अस्तित्व माना जा सकता है। इस दुनिया में सभी चीजों में पाप है, लेकिन मेरा पवित्र स्रोत जीवन रूप पापदंड आंतरिक दर्पण ये क्यों संकेत दे रहा है कि 5वें पृष्ठ सत्य का पाप एक अवधि के बाद पूरी तरह से गायब हो जाएगा। अजीब, सचमुच अजीब। ... हुक्वान की मदद से लिन युआन ने लाल चंदन की मछली के टैंक से 5 फॉर्चून रांचू को बाहर निकाला था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डुआनहे को 5 फॉर्चून रांचू के विशेष कौशल स्पिरिट ट्रांसफॉर्म की आवश्यकता थी। लिन युआन को एहसास हुआ कि स्पिरिट साइफन गोल्डफिश पहले ही कांस्य एव फ्लॉलेस तक पहुंच चुकी थी। डुआनहे को एक नए फे को अनुबंधित करने की जल्दी नहीं थी। सुजरेन मित 2 रात्रि विपत्ति कौवा और स्वप्न भक्षी चमगादड़ का मांस ही डुआनहे को कुछ समय तक व्यस्त रहने की अनुमति देता था। हालांकि लिन युआन को यह देखकर हैरानी हुई कि 6 सिर वाले समुद्री दानव सांप के प्रत्येक सिर का अपना अलग व्यक्तित्व था। आमतौर पर सबसे ज्यादा तत्व ऊर्जा वाला मुख्य सिर विचारों पर नियंत्रण रखता है। हालांकि नाइट कैलामिटी क्रो और ड्रीम ईटिंग बैट का मांस खाने के बाद 6 सिर वाले समुद्री दानव सांप के विचारों का नियंत्रण सबसे छोटे और सबसे दयनीय डार्क एलिमेंट सिर पर स्थानांतरित होना शुरू हो जाएगा। ये डार्क एलिमेंट सिर के व्यक्तित्व को शरीर को नियंत्रित करने की अनुमति देगा। भले ही 6 सिर वाले समुद्री दानव सांप की आत्मा में डुआनहे के प्रति भावनाओं में कोई बदलाव नहीं आया, फिर भी प्रत्येक व्यक्तित्व स्वतंत्र था और एक पूरी तरह से अलग अस्तित्व था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि जब डुआनहे और 6 सिर वाला समुद्री दानव सांप एक साथ थे तो डुआनहे की वास्तव में 6 पत्नियां थीं? जैसे जैसे 6 सिर वाले समुद्री दानव सांप की ताकत बढ़ती गई, ये संभव था कि डुआनहे उसकी 7वीं, 8वीं और 9वीं पत्नी को अपने वश में कर ले। वह वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति था जो खुद को एक न्यायसंगत और उचित बदमाश के रूप में वर्णित कर सकता था।